हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऑनलाइन पोर्टल पर ITR 2 कैसे भरना उसका डेमो देखने वाले हैं। ध्यान देना, इनकम टैक्स पोर्टल अभी भी ठीक से चल नहीं रहा है, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान से अपना ITR 2 भरना है। सारे जो अमाउंट आप इंटर करेंगे उसको चेक करते रहना है और ITR फाइल करने से पहले तो आपको जबरदस्ती चेक कर लेना है, भले आपकी इच्छा हो या ना हो। ध्यान देना, वीडियो में हम समझाने की कोशिश करेंगे, कॉपी पेस्टिंग आपको बिल्कुल नहीं करना। वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा। अगर आपको कैपिटल गेन है या लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उस केस में तो आपको देखना ही देखना है, क्योंकि ITR 2 में जो शेड्यूल होते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं। आप सोचेंगे कि सिर्फ एक शेड्यूल ही हमारे लिए एप्लीकेबल है और बाद में ITR फाइल करते समय आपको पता चलेगा कि एक शेड्यूल आपने मिस कर दिया हुआ है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, क्या क्या कवर करने वाले वो हम जल्दी से जान लेते हैं। फॉर्म नंबर 16 है तो सैलरी कवर कर लेंगे, हाउस प्रॉपर्टी को भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, कैपिटल गेन डिस्कस कर लेंगे, उसके अलावा कैपिटल लॉस, अदर सोर्स, प्रीवियस ईयर का लॉस है तो वो भी डिडक्शन, एग्रीकल्चरल इनकम, उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास अगर कोई पेमेंट है तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर SIP वगैरह करते हैं तो वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, कैसे दिखाना वो भी हम जान लेंगे इस वीडियो में। अब आप देख सकते हैं बहुत सारे टॉपिक्स हैं और नया इनकम टैक्स पोर्टल है तो समय तो लगेगा। कितना समय लगेगा अभी मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है। फिलहाल हम चलते हैं incometax.gov.in की वेबसाइट पर। यहाँ पर सबसे पहले हम लॉग इन कर लेते हैं फटाफट। जैसे कि मैंने बताया पोर्टल ठीक से चल नहीं रहा था। वीडियो यहाँ पर आपको 1-1.5 घंटे का दिखाई देगा, लेकिन इसको बनाने में लगभग 5-6 दिन का समय गया है, क्योंकि पोर्टल पर आधा हम फॉर्म भरते थे, कोई इशू आ जाता था, फॉर्म पूरा डिलीट करना पड़ता था या तो हमें सेव करके फिर से बाहर आना पड़ता था। बाद में जब आते तो पता लगता फॉर्म में कुछ अजीब ही चीजें हो गई हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो आपको नेम दिखाई दे रहा हो, अमाउंट दिखाई दे रहा हो या जो एड्रेस वगैरह दिखाई दे रहा हो वो कुछ अलग हो या रॉन्ग भी हो सकता है। बट इनकेस अगर इस तरीके का कोई भी स्क्रीन आपको दिखाई देता है तो आपको उसको इग्नोर करना है, क्योंकि आपको प्रोसेस पर ज्यादा ध्यान देना है, स्टेप्स पर ध्यान देना है। अमाउंट, नेम, प्लेस वगैरह पर ध्यान नहीं देना है। वैसे भी अमाउंट, नेम, प्लेस आपका खुद का होगा। वीडियो में हम चाहे जो भी डालें आप तो अपना खुद का डालने वाले ही हैं, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। लॉग इन करते ही इस तरीके से हम डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपको 3 इंपॉर्टेंट काम कर लेने हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल सबसे पहले आपको अपडेट करना है। लेटेस्ट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कम्युनिकेशन एड्रेस आपको इंटर करना है। ध्यान से कैसे अपडेट करना है उसका वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन इसको ध्यान से करिएगा क्योंकि आगे चलकर ये बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए उत्पन्न कर सकता है अगर इसको हम अपडेट नहीं करते हैं तो। सेकेंड, आपको इंपॉर्टेंट काम करना है कि बैंक अकाउंट अभी प्रीवैलिडेट कर लेना है ITR फाइल करने से पहले ही, ठीक है। अदरवाइज ITR फाइल नहीं होगा, आपको एरर आएगा आखिरी में। तो बैंक अकाउंट प्रीवैलिडेट कर लेना है। रिफंड में भी आपको बैंक अकाउंट प्रीवैलिडेट होना ही चाहिए, तो आपको ये काम सबसे पहले कर लेना है। बैंक अकाउंट प्रीवैलिडेट करते समय काफी इश्यूज आ रहे हैं, तो बैंक अकाउंट कैसे प्रीवैलिडेट करना है और कुछ अगर एरर आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करना है उससे रिलेटेड 3-4 वीडियोस हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये 2 काम हो गए। तीसरा काम आपको क्या करना है, ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है। यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद पॉपअप मैसेज आता है, कंफर्म पर आपको क्लिक कर देना है। एक नया पेज यहाँ पर आ गया है और ये जो पेज यहाँ पर आया है इसको तो आप जानते ही हैं, ये पुराना वाला मेथड ही है। प्रोसीड पर क्लिक करना है और उसके बाद व्यू वेरीफाइड टैक्स क्रेडिट, यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS है और यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद व्यू एज HTML सेलेक्ट कर लेना है। व्यू डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर प्रोसेस हो गया है, तो यहाँ पर जाकर आपको अपना TDS का डिटेल पूरी तरीके से चेक कर लेना है। आपने अगर कोई पेमेंट किया हुआ है तो उसका डिटेल आपको चेक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर अपडेट होना चाहिए। आप चाहे तो यहाँ पर PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वाला तो पुराना मेथड ही है, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिर से हम जाते हैं अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर। अब हम मान लेते हैं कि हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल भी अपडेट है, बैंक अकाउंट भी प्रीवैलिडेटेड है और 26AS भी हमारा अपडेट हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्लिक करना है फाइल नाउ पर। देखिए 2 ऑप्शन है, एक तो ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न है और यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न है। इस पर चाहे तो आप क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज होम पेज पर फाइल नाउ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। दोनों सेम पेज पर ही जाते हैं। अब असेसमेंट ईयर हमें सेलेक्ट कर लेना है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऑनलाइन सेलेक्ट करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब इनकेस आपने ऑलरेडी ITR फॉर्म भरकर रखा हुआ है और बीच में आपने ब्रेक लिया हुआ था तो ऊपर रिज्यूम फाइलिंग का ऑप्शन आता है, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हम डेमो बना रहे हैं इसलिए नया स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर हम क्लिक करेंगे, फिर इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ITR फॉर्म हमें सिलेक्ट कर लेना है, ITR 2 हम सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद प्रोसीड विथ ITR। ध्यान देना, ITR 2 में आप बिजनेस इनकम के अलावा बाकी सभी सारे इनकम को दिखा सकते हैं। सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बहुत ही बड़ा फॉर्म होता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इस तरीके से पेज आ गया। यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि इनकम टैक्स रिटर्न हम क्यों फाइल कर रहे हैं, रीजन हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर हमारा टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तब हमें ITR फाइल करना पड़ता है।
और ऐसा अगर आपके केस में भी है तब आपको पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके अलावा सेक्शन 139(1) का 7वां प्रोविजन है जिसमें 3 कंडीशन दिए गए हैं। अगर वो एप्लीकेबल होते हैं तो भी आपको ITR फाइल करना पड़ता है। 3 कंडीशन क्या है? अगर आपके करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट डिपॉजिट हुआ है प्रीवियस ईयर में, तब आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। अगर आपने फॉरेन ट्रैवल किया हुआ है और टोटल एक्सपेंडिचर 2 लाख से ज़्यादा हुआ तब भी आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1 लाख से ज़्यादा हुआ है प्रीवियस ईयर में तो भी आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। तो हमारे लिए ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो इसको आप सिलेक्ट करिए और जो भी प्रोविजन आपके लिए एप्लीकेबल है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं एप्लीकेबल है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। या मान लीजिए आप सिर्फ रिफंड के लिए, आपका इनकम तो कम है, सिर्फ आप रिफंड के लिए फाइल कर रहे हैं तो आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से अगर आपका इनकम ज़्यादा है तब पहला वाला ऑप्शन ही आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं इस तरीके से यहाँ पर देखिए हमें ऑप्शन दिखाई देता है कि आप शेड्यूल सेलेक्ट कर लीजिए। बहुत सारे शेड्यूल हैं तो जो भी एप्लीकेबल होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। पहला देखिए जनरल का ऑप्शन है। जनरल में देखिए क्या क्या यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो पार्ट ए है जनरल इन्फॉर्मेशन, ये तो मैंडेटरी है। उसके अलावा पोर्टुगीज सिविल कोड का है और असेट्स और लायबिलिटी का है। जिनकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा होती है उनके लिए एप्लीकेबल होता है। तो हमें इन दोनों को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों भी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो जो मैंडेटरी है वो वाला ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद हम इनकम वाले टैब में जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए शेड्यूल सैलरी है, सैलरी हम दिखाने वाले हैं तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। हाउस प्रॉपर्टी भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। आपके केस में जो एप्लीकेबल नहीं है उसको नहीं सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं करना है कि मैं सेलेक्ट करना हो तो आपको भी करना है। जो एप्लीकेबल हो वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। कैपिटल गेन भी हमें दिखाना है तो ये भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। शेड्यूल 112A ये भी हमें दिखाना ही है। 115AD ये हमें कवर नहीं करना है, इसको हम छोड़ देंगे। अदर सोर्स हमें कवर करना है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये स्पेसिफाइड पर्सन का इनकम ये भी हम कवर नहीं करेंगे। उसके अलावा स्पेशल इनकम, यहाँ पर देखिए सिर्फ लिस्ट दिखाई देगा, कुछ इंटर तो करना नहीं होता, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन होता है। एग्जेम्प्ट इनकम इसको भी हम कवर कर लेंगे क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम है, इसमें ही आएगा। उसके बाद शेड्यूल पास थ्रू इनकम ये हम छोड़ देंगे। शेड्यूल फॉरेन सोर्स इनकम इसको भी हम छोड़ देंगे। उसके अलावा यहाँ पर शेड्यूल टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 90, 90A, 91 इसको भी हम यहाँ पर फिलहाल कवर नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो बेसिक जनरल पब्लिक के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होता है उसको हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। तो यहाँ पर लगभग हमने 7 शेड्यूल चूज़ किया हुआ है इनकम में। उसके बाद डिडक्शन में जाएंगे। डिडक्शन में देखिए यहाँ पर शेड्यूल 80G है। अगर डोनेशन आपने दिया हुआ है तो ये वाला सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। 80GGA है, 80D है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा हुआ है तो ये 80D भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। चैप्टर 6A आपको ये भी सिलेक्ट कर लेना। अगर एप्लीकेबल नहीं है तो इसको आप हटा भी सकते हैं, लेकिन हम सिलेक्ट कर लेते हैं सब, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें जाना है टैक्स में। अब टैक्स में देखिए 2 तो पहले से ही सिलेक्टेड है, मैंडेटरी है, ठीक है। नीचे दिया गया है कि अगर कोई टैक्स पेमेंट किया गया है या TDS है या TCS है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। एक सिलेक्ट करेंगे, बाकी सब ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अदर्स को आप देख लीजिए, अदर्स में क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए लॉस जो कैरी फॉरवर्ड होता है उन सब से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर शेड्यूल दिए गए हैं। आप देख लीजिएगा कौन कौन से आपके लिए एप्लीकेबल है। हम इस वीडियो में शेड्यूल CYLA, BFLA, फिर CFL ये भी कवर कर लेंगे, ठीक है। इसमें से तो कुछ सिर्फ यहाँ पर आपको टेबल दिखाई देंगे, डिटेल इंटर करना ही नहीं होता। अब ज़्यादा समझ में आ जाए इसीलिए हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं ताकि दिखा सके आपको कि किस तरीके से काम करता है। बाकी इन तीनों को हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो जो भी हमारे लिए रिक्वायर्ड शेड्यूल थे उनको हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ। टोटल 19 शेड्यूल हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। अब हमें नीचे देखिए कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया यहाँ पर अब डिस्क्लेमर दिखाई दे रहा है, डिस्क्लेमर आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर यही बताया गया कि सावधानी से आप अपना जो शेड्यूल है उसको सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देंगे। ध्यान देना हमने यहाँ पर 19 शेड्यूल सेलेक्ट किया हुआ है। इनकेस आपको लगता है कि कोई शेड्यूल आपसे मिस हो गया है तो उसको आगे चलकर भी आप ऐड कर सकते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि प्रोसीड टू शेड्यूल क्वेश्चन, मतलब आगे चलकर अगर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आगे चलकर थोड़े से सवाल हमसे पूछे जाएंगे। अब कौन से सवाल होंगे? बेसिक एक जनरल की नया टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हैं या पुराना। उसके बाद सैलरी का एग्जेम्पशन कौन कौन सा लेना है। उसके बाद डिडक्शन कौन कौन सा लेना है। यही सब सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको सवाल का जवाब नहीं देना तो स्किप द क्वेश्चन करेंगे ना। अब जो ऑप्शन आपको कंटिन्यू में दिखाई देगा वो ऑप्शन आपको ITR फाइल करते समय भी दिखाई देगा।
तो कंटिन्यू पर हम क्लिक नहीं करेंगे, स्किप द क्वेश्चन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अगर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो क्या आएगा मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे ही हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया जनरल इन्फॉर्मेशन आ गया। यहाँ पर ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनना है या नया, यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं यस और नो। ठीक है, उसके बाद देखिए सैलरी का एग्जेम्पशन हमसे पूछा जाएगा कि कौन कौन सा एग्जेम्पशन आपको है। तो ये सब चाहे तो आप सीधे ITR में भी दिखा सकते हैं, आपको यहाँ पर क्वेश्चनियर अटेंड करने की जरूरत नहीं है। डिडक्शन भी पूछा जाएगा कौन कौन से लेना चाहते हैं, 80G 80D चैप्टर 6A, तो वही सब पूछा जाएगा, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। स्किप द क्वेश्चन पर आप क्लिक करिए, सीधे आप चले आएंगे शेड्यूल समरी में। ठीक है, अब देखिए शेड्यूल समरी में आएंगे तो बहुत सारे शेड्यूल जो आपने सेलेक्ट किया हुआ था सारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो एक एक करके आपको भरना स्टार्ट करना है। यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि आप बीच में से भी कोई शेड्यूल भर सकते हैं। ITR 1 और ITR 4 में आपने देखा होगा कि जब तक आप ऊपर वाला नहीं भरते हैं उसके नीचे वाला ओपन नहीं होता है। तो ये एक अच्छी बात है ITR 2 में, क्योंकि फॉर्म भी बड़ा है तो हो सकता है इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये फैसिलिटी दे दिया है कि कोई भी शेड्यूल आप भर सकते हैं जब भी आपके पास डिटेल हो। अब ध्यान दीजिएगा 19 शेड्यूल हमने सेलेक्ट किया हुआ था, अगर आपको कोई और ऐड करना है तो ऐड मोर शेड्यूल पर आप क्लिक करेंगे तो ऐड भी कर सकते हैं और भी। ठीक है, अब हम ऊपर जाते हैं और एक एक करके सारे शेड्यूल को भरना स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत जरूरी है, प्रोवाइड योर कंफर्मेशन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से जनरल इन्फॉर्मेशन का पेज आ गया है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का डिटेल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है सबसे पहले। अब ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन का डिटेल आप एडिट नहीं कर सकते हैं ITR फॉर्म में, ये डायरेक्टली आपके माय प्रोफाइल से आया हुआ है। तो अगर यहाँ पर कुछ भी रॉन्ग है तो आपको माय प्रोफाइल में जाकर या तो पैन कार्ड को चेंज करना पड़ेगा डायरेक्टली। ठीक है, इसको यहाँ से आप एडिट नहीं कर सकते। इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब नीचे देखिए कॉन्टैक्ट है, इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। इसको भी आपको माय प्रोफाइल में जाकर ही चेंज करना है। यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको हर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अगर आप एक बार प्रोफाइल में ही चेंज कर देंगे तो बार बार आपको ITR फॉर्म में चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये हमेशा के लिए हो जाएगा, हर साल के लिए। ठीक है, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था। अब इसको भी हम मिनिमाइज कर देते हैं। अब देखिए फाइलिंग स्टेटस है, यहाँ पर सारे डिटेल्स दिए गए होते हैं, कौन से सेक्शन में फाइलिंग करना है और नया टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हैं या पुराना, तो यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। एक एक करके हम भर देते हैं। 139(1) ड्यू डेट से पहले अगर फाइल कर रहे हैं तो 139(1) आएगा और ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। उसके बाद नया टैक्स रिग में अगर चुनना चाहते हैं तब यस करना है, नहीं चुनना चाहते हैं तो नो करना है। तो हम नो करेंगे क्योंकि हम पुराना टैक्स सिस्टम ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं। उसके बाद ये वाला तो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ था, पहले ही हमसे जब पूछा जा रहा था कि ITR क्यों भरना चाहते हैं, तो ये उस समय हमने सेलेक्ट कर लिया था, तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। रेसिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया रेसिडेंट है, हम मान के चलने कि हम रेसिडेंट है। अब रेसिडेंट क्यों है ये हमसे पूछा जा रहा है, तो हमारे केस में पहला वाला ऑप्शन ही एप्लीकेबल है। 182 दिन से ज़्यादा हम इंडिया में रहे हैं तो इसलिए रेसिडेंट है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि सेक्शन 115H का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो नहीं, हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है, इसको हम नो कर देंगे। और ये सिविल कोड सेक्शन 5A का, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है, नो कर देंगे। रिप्रेजेंटेटिव असेसी, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है, तो नो कर देंगे। डायरेक्टरशिप है, किसी कंपनी में डायरेक्टर रहे हैं पिछले साल में, तो यस है तो यस करना है, नो है तो नो कर देना है। ठीक है, अगर यस करेंगे तो उस कंपनी का डिटेल भी आपको यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा, हमारे केस में नो है। उसके बाद अनलिस्टेड इक्विटी शेयर अगर होल्ड करते हैं, यस करेंगे तो डिटेल देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ऐड डिटेल पर क्लिक करके, हमारे केस में नो है। ठीक है, तो नो रहने देंगे, इसको सेव कर देंगे। अब फाइलिंग डिटेल सेव हो गया। अब बैंक डिटेल हमें इंटर करना है। अब बैंक डिटेल जो है ये भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, आपको खुद से ऐड नहीं करना है। बैंक डिटेल जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पहले ही आपको ऐड कर लेना है, वैलिडेट कर लेना है। ITR फॉर्म में आपको ऐड करने नहीं जाना, क्योंकि ITR फॉर्म में ऐड करने जाएंगे ऐड अनदर पर क्लिक करके तो ये आपको फिर से उसी पेज पर ही ले जाएगा, बाहर लेकर चले जाएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा कि पहले ही ऐड करके आप आइए। हमारे केस में 2 बैंक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सेम बैंक ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ पोर्टल का इशू चल रहा है, इसी वजह से 2 दिखाई दे रहा है। वैलिडेटेड जो दिखाई दे रहा है उसको आपको चेक कर लेना है रिफंड के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपको ब्लू साइन आ जाना चाहिए। ठीक है, वैलिडेटेड है उस पर। ठीक है, वैलिडेशन इन प्रोग्रेस दिखाई देगा तो उसको आपको सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि उस पर आपका रिफंड नहीं आएगा। जो वैलिडेटेड है वही आपको सेलेक्ट करना है। अब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर कन्फर्म पर हमें क्लिक कर देना है। अब ये देखिए पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम शेड्यूल सैलरी भरेंगे तो यहाँ पर प्रोवाइड योर कंफर्मेशन, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पर पूरा लिस्ट आ गया है, आप देख सकते हैं। 1 बाय 1 हम भरेंगे। सबसे पहले हमें ग्रॉस सैलरी भरना है। ध्यान देना ITR 2 में
बहुत ही ज़्यादा डिटेल इंटर करना पड़ता है सैलरी से रिलेटेड। तो हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबा होने वाला है। अगर हम स्लो करेंगे एड्रेस वगैरह में तो बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। ग्रॉस सैलरी है। अब एम्प्लॉयर हमें सबसे पहले ऐड करना है। ऐड अनादर पर क्लिक करेंगे। आपके फॉर्म नंबर 16 में एम्प्लॉयर का डिटेल होगा, वो आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। हम फटाफट ऐड कर देते हैं ऐसे डेमो ही। एड्रेस हमने यहाँ पर इंटर कर दिया। ध्यान दीजिएगा ये डेमो एड्रेस है, आपको अपना बिल्कुल सही एड्रेस इंटर करना है। 10 नंबर आपको इंटर तब करना है जब टीडीएस डिडक्ट हुआ है। टीडीएस में कंपलसरी आपको 10 नंबर इंटर करना ही करना है, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इंटर कर देंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयर है, यहाँ पर आपको सेंट्रल, स्टेट, पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग, पेंशनर, अदर, तो जो भी ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। पेंशन अगर आपको मिल रहा है तो पेंशनर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। हमारे केस में प्राइवेट सेक्टर है तो अदर्स हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब नीचे आएंगे, अब सैलरी का डिटेल यहाँ पर हमें इंटर करना पड़ेगा। ध्यान देना ITR 2 में आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल इंटर करना पड़ता है। हमारे पास फॉर्म नंबर 16 है, देखिए सेक्शन 17(1) के तहत इतना सैलरी है, लेकिन ITR 2 में आपको सेक्शन 17(1) का ब्रेकअप भी इंटर करना पड़ता है। देखिए सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) और यहाँ पर आपको ब्रेकअप भी इंटर करना पड़ता है कि ये जो सैलरी है 679,200 कैसे आया है। तो इसके लिए हमें एक एनेक्शर भी मिलता है फॉर्म नंबर 16 के साथ में। ये देखिए 679 है तो इसका ब्रेकअप यहाँ पर दिया गया है। इस 679,200 में बेसिक सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, DNS अलावेंस है, हाउस रेंट अलावेंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस है, ट्रांसपोर्ट अलावेंस है। तो इस तरीके से आपको भी मिलेगा फॉर्म नंबर 16 के साथ में। अब जल्दी हम यहाँ पर सैलरी का जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो फीड कर देंगे 1 बाय 1 और उसका अमाउंट भी हम इंटर कर देंगे। अब जो भी ब्रेकअप हमें दिया गया था सब कुछ हमने इंटर कर दिया है सिवाय बोनस के। बोनस का यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देता है। नेचर ऑफ सैलरी में जाएंगे तो बोनस का ऑप्शन दिखाई नहीं देता, तो इसको हम अदर्स में इंटर कर देंगे। उसी तरीके से मान लीजिए आपको कोई अलावेंस है जो कि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा लिस्ट में, तो आप अदर अलावेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे केस में हम अदर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर बोनस लिख देंगे और उसका अमाउंट भी हम इंटर कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल सैलरी आ गया है एज पर सेक्शन 17(1). उसके बाद अब हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ परक्विजिट का ऑप्शन हमें दिखाई देता है। वैल्यू ऑफ परक्विजिट का भी हमने एग्जांपल बनाकर रखा हुआ है। देखिए फॉर्म नंबर 16 में 50,000 वैल्यू ऑफ परक्विजिट है सेक्शन 17(2) में। अब ये 50,000 किस तरीके से आया है वो हमें फॉर्म नंबर 12 BA में मिल जाता है। फॉर्म नंबर 12 BA भी मिलता है, जिसको परक्विजिट मिल रहा है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी मिल रहा है, तो उनको फॉर्म नंबर 12 BA भी मिलता है। अगर ये इनकम आपके केस में है या ये इनकम तो आपको फॉर्म नंबर 12 BA भी मिलेगा, ठीक है। अब क्या परक्विजिट है हमारे केस में, देखिए बहुत सारे परक्विजिट मिलते हैं एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से। अकोमोडेशन मिल जाता है, कार, स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन मिल जाता है कंपनी की तरफ से, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस तरीके के परक्विजिट मिलते हैं एम्प्लॉय को। हमारे केस में मान लेते हैं इंटरेस्ट फ्री लोन है, तो इसको हम ITR फॉर्म में दिखा देते हैं। परक्विजिट में जाएंगे सेक्शन 17(2) में, यहाँ पर नेचर ऑफ परक्विजिट में यहाँ पर हम ढूंढ लेते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री लोन, और यहाँ पर अमाउंट इंटर कर देंगे। फिलहाल गिफ्ट वाउचर अगर आपको मिला है कंपनी से तो उसको कैसे दिखाना है वो भी देख लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर कुछ बेनिफिट मिला हुआ है, ठीक है, 15,000 का, जिसमें से जो एम्प्लॉई था कंपनी की तरफ से 15,000 का बेनिफिट मिला, लेकिन एम्प्लॉई ने 5,000 रुपया जो है वो पे भी कर दिया है इस बेनिफिट के लिए। तो सिर्फ 10,000 का बेनिफिट ही आपको दिखाना है ITR फॉर्म में। इस तरीके से आपको दिखा देना है। वैल्यू ऑफ परक्विजिट हो गया है। अब प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है 17(3) में, ठीक है, ये भी हम जल्दी से दिखा देते हैं। तो यहाँ पर 20,000 का अमाउंट दिया गया है। फॉर्म 16 में भी 20,000 का अमाउंट है, तो हम दिखा देते हैं। यहाँ पर जो भी नेचर आपके लिए एप्लीकेबल होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। हम एनी अदर सेलेक्ट कर लेते हैं। अदर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अदर हमने टाइप कर दिया हुआ, यहाँ पर भी हम अदर टाइप कर देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना, आपका जो भी नेचर होगा, जो आपको प्रॉफिट मिला है सैलरी के रूप में, ठीक है, कंपनी की तरफ से, उसको आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। हम यहाँ पर 20,000 का अमाउंट मेंशन कर देते हैं। तो इस तरीके से सेक्शन 17(1), 17(2) और 17(3) हमने भर दिया हुआ है। ऐड पर हम क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा एम्प्लॉयर 1 का डिटेल दिखाई दे रहा है। टोटल इनकम यहाँ पर 754,200 दिखाई दे रहा है। क्या ये हमारे फॉर्म 16 से मैच हो रहा है? नहीं मैच हो रहा, 5,000 का डिफरेंस आ रहा।
अब मान लीजिए इसे हमें एडिट करना है, कुछ रॉन्ग डिटेल आपने इंटर कर दिया हुआ है, या तो देखिए यहाँ पर फॉर्म नंबर 16 के हिसाब से ऑटोमेटिकली डिटेल आ गया है और आप एडिट करना चाहते हैं वो सही नहीं है, तो एडिट पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे केस में देखिए एक यहाँ पर कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया फॉर्म नंबर 12 BA में, 15 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 5000 का हमने जो अमाउंट था वो इंटर नहीं किया हुआ था, तब यहाँ पर 10,000 आता, तो ठीक है ये 5000 हमने मिस कर दिया, तो रॉन्ग अमाउंट हमने इंटर कर दिया। अब इसको अगर एडिट करना है तो आप एडिट पर जाइए, ये देखिए सेक्शन 17(2) में रॉन्ग हुआ है, गिफ्ट वाउचर यहाँ पर 10,000 ही आएगा, तो ये हमने इंटर कर दिया और उसके बाद फिर से हम सेव पर क्लिक कर देंगे। तो अब अमाउंट हमारा जो है वो बिल्कुल सही आ रहा है। तो आपने जान लिया कि आपको अमाउंट इंटर कैसे करना है एम्प्लॉयर के लिए और कैसे आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने 2 कंपनी में काम किया हुआ तो ऐड अनदर पर आप क्लिक कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं दूसरा डिटेल, ठीक है। इस तरीके से डिटेल भरने का तरीका बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। इसको हम कैंसिल कर देते हैं, हमारे केस में एक ही एम्प्लॉयर है, ठीक है। ये हम डेमो बना रहे हैं तो एक ही एम्प्लॉयर है। उसके बाद अब नीचे आएंगे तो टोटल ग्रॉस सैलरी यहाँ पर आ गया है ऑल एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। उसके बाद अब अलावेंस का अगर छूट हमें मिला हुआ है तो वो यहाँ पर दिखाना है। जैसे हमने अलावेंस टू द एक्सटेंट एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 पर क्लिक किया, ऐड अनदर का एक ऑप्शन हमें दिखाई देता है, इस पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर नेचर ऑफ अलावेंस हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारे केस में देखिए 2-3 अलावेंस हैं जो कि एग्जम्प्ट है। एनेक्सर में जाएंगे तो एनेक्सर में भी है और फॉर्म नंबर 16 में भी है। HRA हमें छूट मिला हुआ है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस का छूट मिला हुआ है, 2 छूट मिला हुआ है, तो ये दोनों हम इंटर कर देंगे। सबसे पहले HRA सेक्शन 10(13)A और यहाँ पर 32,000 इंटर कर दिया, ऐड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अलावेंस में फिर से जाएंगे, एक और ऐड करना है हमें, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस 10(14)(2) में हमने डाल दिया 2,400। अब ध्यान देना, कभी कभी सेक्शन 10(14)(2) आप सेलेक्ट करते हैं और अमाउंट इंटर करते हैं तो आपको आखिरी में जब ITR फाइल करने जाते हैं, वैलिडेट करते हैं, तो वहां पर एरर दिखाई देता है। तो इनकेस आपको अगर एरर दिखाई दे जाए तो आप क्या करिएगा, इसको चेंज कर दीजिएगा आके। यहाँ पर आप एनी अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में जो अलावेंस का एग्जेम्पशन मिल रहा है वो आप मेंशन कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, कोई भी इशू होने वाला नहीं है, ठीक है। फिर उसको ऐड पर क्लिक कर दीजिएगा, तो जैसा आप चाहें वैसा कर दीजिएगा, ठीक है। अगर एरर आए तब आपको इस तरीके से कर लेना है। अमाउंट इंटर कर देंगे और ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो 2 अलावेंस हमने इंटर कर दिया हुआ है फॉर्म नंबर 16 से, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट भी है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए हमें 5 नंबर में जाना है, 16 में। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपको इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट जो प्रोफेशनल टैक्स है वो आप इंटर कर सकते हैं इस तरीके से और सेव पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए टोटल जो इनकम चार्जेबल है अंडर द हेड सैलरी वो आ गया है 662,300। इसको मैच कर लेना है फॉर्म नंबर 16 से, तो ये मैच हो रहा है, तो बिल्कुल सही है हमारा सैलरी का डिटेल। अब कन्फर्म पर हमें क्लिक कर देना है। कोई भी क्वेरी अगर होता है ये डिटेल फीड करने में तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब सैलरी डिटेल इंटर करने के बाद शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी है, ये हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों ध्यान देना, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स हम पहले कवर कर लेंगे, एग्रीकल्चरल इनकम पहले कवर कर लेंगे और बाद में कैपिटल गेन और जो लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है उसको कवर करेंगे। दोस्तों ध्यान देना, हाउस प्रॉपर्टी सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। 2 कंडीशन है जहां पर हाउस प्रॉपर्टी वाला सेक्शन आपको भरना है। अगर आपने अपना हाउस प्रॉपर्टी रेंट पर दिया हुआ है या तो आपके हाउस प्रॉपर्टी पर आप खुद ही रह रहे हैं लेकिन हाउस लोन है, तभी आपको ये वाला सेक्शन भरना है, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं। अब हाउस प्रॉपर्टी में बहुत सारे डिटेल फीड करने पड़ते हैं। ITR 2 में आपको पूरा एड्रेस वगैरह भी देना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी का इस तरीके से पेज जब आ जाता है तो यहाँ पर ऐड डिटेल का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पर एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको इंटर करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी को ओन्ड है या नहीं है, प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। जल्दी से पहले एड्रेस इंटर कर लेते हैं, उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में आपको बताता हूँ। तो एड्रेस हमने इंटर कर दिया। आप नीचे आएंगे ओनर ऑफ प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पर सेल्फ, माइनर, स्पाउस, अदर्स ये ऑप्शंस दिए गए, तो हम सेल्फ सेलेक्ट कर लेते हैं। आपके केस में जो भी ओनर होगा प्रॉपर्टी का वो ही आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी क्या को ओन्ड है, मतलब 2 या 3 लोगों के नाम पे है या अकेले के नाम पे है। अगर अकेले के नाम पर है तो नो कर देना है, ठीक है। अगर को ओन्ड है तो यस करना है और फिर जो को ओनर है उसका भी डिटेल आपको यहाँ पर इंटर करना है। नाम आपको जरूर इंटर करना है, बाकी
जो परसेंटेज है वो भी आप इंटर यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमारे केस में को ओन नहीं है। अब टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड है या लेट आउट। लेट आउट का मतलब मान लीजिए आपने रेंट पर दिया हुआ है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब है आप खुद ही रहते हैं तब। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे देखिए इंटरेस्ट पेबल है ऑन बोरोड कैपिटल, ठीक है। अगर आपका होम लोन है तो पिछले साल का जितना भी इंस्टॉलमेंट है उसमें से जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ध्यान देना, इंटरेस्ट भले ही आपने पे किया हो या ना पे किया हो, यहाँ पर क्लेम आप कर सकते हैं। अब हमारे केस में हमने ऐसे ही बनाया हुआ है। देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में 1.5 लाख रुपए का टोटल होम लोन है, जिसमें से इंटरेस्ट हमने पे किया हुआ है 90,000। तो 90,000 हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। मैक्सिमम 2 लाख तक का आप इंटरेस्ट दिखा सकते हैं अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो। अब ये इंटर करने के बाद नीचे देखिए अनरियलाइज रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो ये अमाउंट मान लीजिए बहुत पुराना आपका रेंट आने वाला था लेकिन वो किसी कारण से नहीं आया और अचानक से पिछले साल में वो जो पर्सन था जिसके पास से रेंट आने वाला था वो मिल गया और उसने आपको रेंट दे दिया। तो वैसे केसेस में वो अमाउंट भी आपको यहाँ पर दिखाना पड़ता है 30% लेस करके। मतलब 1 लाख रुपया मान लीजिए आपको आया है तो आप यहाँ पर 70,000 रुपया दिखा दीजिएगा, ठीक है। मान लेते हैं हमारे केस में नहीं है। फिलहाल ऐड पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से डिटेल ऐड हो गया है, ठीक है। तो ये तो केस हो गया कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो, ठीक है। मान लेते हैं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब दूसरा केस भी हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी और हमने उसको रेंट पर दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर से हम देखिए ऐड अनदर पर ही हमें फिर भी क्लिक करना है और सेम उसी तरीके से पूरा डिटेल फीड करना है जैसे हमने पहले फीड किया हुआ है। तो पूरा एड्रेस हमने इंटर कर दिया। फिर से आपको ओनर ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पर सेलेक्ट करना। मान लेते हैं सेल्फ है, प्रॉपर्टी को ओन है या नहीं है ये तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया हुआ है। अब मान लेते हैं कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में पहले आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट किया था जब आप खुद रहते थे। अब मान लेते हैं कि लेट आउट है, मतलब रेंट पर दिया हुआ, तब आपको लेट आउट सेलेक्ट करना है। लेट आउट जब सेलेक्ट करेंगे तो जो टेनेंट आपके पास रहता है उसका यहाँ पर नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। और अगर वो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, जैसे कि आपको रेंटल इनकम मिल रहा है, एक लिमिट के बाद उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है टेनेंट को। तो आपके केस में भी अगर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो उसका आपको पैन नंबर या टैन नंबर, वैसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में पैन नंबर ही होता है, तो पैन नंबर भी आपको मेंशन करना होता है। आधार और ये ऊपर जो है ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये आप इंटर कर दीजिएगा। हम जल्दी से यहाँ पर वैसे ही डेमो इंटर कर देते हैं। ध्यान देना यहाँ पर आपको पैन नंबर इंटर करना जरूरी हो जाता है। अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, आपके रेंटल इनकम में टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पर आप जरूर करिएगा ताकि आप टीडीएस को क्लेम भी कर सके आगे चलकर, ठीक है। अब इंटर करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर सेव कर देना है, ठीक है। इस तरीके से टेनेंट का नाम आ जाता है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूरा डिटेल आपको भर देना है। देखिए ग्रॉस रेंट कितना रिसीव हुआ है वो आप पहले भर दीजिए। हमारे पास डेमो हमने बनाया हुआ है तो उसके हिसाब से भर देते हैं। अब यहाँ पर रेंट रिसीव्ड 1,20,000 है। आपके केस में जो एक्चुअल होगा वही आपको इंटर करना है। हमने यहाँ पर अमाउंट कम रखा हुआ है क्योंकि ये डेमो है तो बहुत सारे इनकम हम यहाँ पर इंटर करते हैं तो आखिरी में अमाउंट बहुत ही ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा है द अमाउंट ऑफ रेंट विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड, मतलब रेंट का वो पार्ट जो आपको मिल नहीं पाया है तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब आपने कोई टैक्स पेड किया हुआ लोकल अथॉरिटी को, जैसे कि बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया या तो एनएमएमसी टैक्स हो गया जो प्रॉपर्टी पर लेते हैं, तो उस तरीके के टैक्स हैं तो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। हमारे केस में है शायद 3,500 तो वो हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारा कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो गया है। अब मान लीजिए कि इस लेट आउट वाली प्रॉपर्टी पर जो आपने रेंट पर दिया हुआ है उस पर लोन भी है, ठीक है। तो लोन का जो भी इंस्टॉलमेंट आपने पे किया हुआ उसमें से इंटरेस्ट वाला पोर्शन आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। आईटीआर में ये है इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, तो 90,000 हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए पिछले सालों का आपको कोई रेंट रिसीव हुआ है, जैसे कि मैंने आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड में बताया हुआ, पिछला कोई पुराना रेंट है वो मिल गया तो उसको 30% माइनस करके आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो अब ये पूरा डिटेल हमने भर दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से भरने के बाद आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से डिटेल आ गया है। जैसे हमने ऐड पर क्लिक किया आप देख सकते हैं पूरा डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। कुछ भी रॉन्ग है तो आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे केस में हाउस प्रॉपर्टी एप्लीकेबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं ताकि ये जो माइनस में दिखाई दे रहा है अमाउंट, इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वो आपको पता चलते जाएगा, ठीक है। तो कन्फर्म पर हम क्लिक कर देते हैं।
अब देखिए हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पर जो है वो कंफर्म दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब नीचे आएंगे, कैपिटल गेन का है, इसको हम बाद में करेंगे। शेड्यूल 112A ये भी कैपिटल गेन से रिलेटेड है, बाद में करेंगे। शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या डिटेल है, 2 डिटेल है, तो ये हम जल्दी से इंटर कर देंगे। ये देखिए शेड्यूल अदर सोर्सेज का पेज यहाँ पर आ गया है। ऐड डिटेल पर हमें क्लिक करना है सबसे पहले, और नेचर ऑफ इनकम हमें सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो डिविडेंड अगर आपको मिला हुआ है तो वो आप दिखा सकते हैं। ध्यान देना, डिविडेंड इस साल से टैक्सेबल है, ठीक है। तो डिविडेंड इनकम में आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, कोई शेयर से आपको अगर डिविडेंड मिला हुआ है तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं इस तरीके से। हमारे शीट में डिविडेंड है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, और इसको फिर ऐड कर देंगे। उसके बाद अब दूसरा हमें ऐड करना है, तो फिर से ऐड अनदर पर आप क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट जैसे आपको मिलता है तो इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लीजिए। सेविंग बैंक अकाउंट से कितना मिल रहा है, 1100, और फिक्स डिपॉजिट से 10,000, तो ये भी मेंशन कर देंगे। सेविंग अकाउंट से 1100 और फिक्स डिपॉजिट से 10,000। और मान लीजिए पिछले साल आपको कोई इनकम टैक्स रिफंड मिला हुआ है, तो उस पर कोई इंटरेस्ट आपको मिला हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम मिलता ही है, तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। 26AS में ये डिटेल मिल जाता है आपको आसानी से, ठीक है। मान लेते हैं हमारे केस में पिछले साल कोई भी रिफंड नहीं था, तो यहाँ पर हमने इंटरेस्ट जो है सेविंग का और फिक्स डिपॉजिट का ऐड कर दिया। ये देखिए डिविडेंड और इंटरेस्ट ग्रॉस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एनी अदर इनकम भी दिखाई दे रहा है, ये हमने इंटर नहीं किया, ऑटोमेटिकली आ गया है, इसको हम हटा भी सकते हैं, ठीक है, उसको हमने हटा दिया। अब इसी तरीके से दूसरा भी कोई अदर सोर्स का इनकम होगा, आप मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा यहाँ पर एक पॉइंट नंबर 2 है, जो कि ITR 2 और ITR 3 में ही दिखाई देता है, आपको ITR 1 और ITR 4 में दिखाई नहीं देता है। मान लीजिए आपको लॉटरी इनकम है या हॉर्स राइडिंग से इनकम है, कोई क्विज शो या जैसे कौन बनेगा करोड़पति, इस तरीके के शो से आप कोई पैसा जीतते हैं, तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर टैक्स जो है वो 30% से ज़्यादा ही लग जाता है। यहाँ पर अमाउंट आपको मेंशन करना होता है। ऑलरेडी आपका TDS डिडक्ट हुआ ही होता है, अगर अच्छा खासा अमाउंट है तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हैं और फिर ऐड भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो प्रोविडेंट फंड आप विड्रॉ करते हैं उस पर भी टैक्स लग सकता है, और अगर टैक्स एप्लीकेबल हो रहा है, वैसे तो बहुत सारे कंडीशन हैं, तब पता चलता है कि टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा PF पर, और अगर लग रहा है तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। फिर यहाँ पर आप उसका पूरा डिटेल फीड कर सकते हैं। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे छोटा सा, काफ़ी लोग PF से रिलेटेड क्वेरी हमें भेजते हैं, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो इसको फिलहाल हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हम लॉटरी वाला मान लेते हैं कि इस तरीके का है, ठीक है। अगर है तो आपको इंटर करना नहीं है, तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। आप मोस्ट ऑफ द टाइम एप्लीकेबल नहीं होता है सबके लिए, ठीक है। अगर है तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। इसको हम रहने देते हैं ताकि फ्यूचर में आगे चलकर पता चले कि कैसे इसके ऊपर टैक्स लगता है। ध्यान देना, इसके ऊपर बहुत सारे डिडक्शन काम नहीं करते हैं। अगर लॉटरी इनकम से या किसी गेम शो से आपने पैसा जीता हुआ है, तो मान लीजिए कि उसके ऊपर 30% से थोड़ा ज़्यादा का टैक्स लगना ही लगना है, उसमें आप कुछ भी ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे आएंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 का है। ऐड डिडक्शन पर जैसे आप क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आपने फैमिली पेंशन दिखाया हुआ है तो उसका एक्सपेंसेस डिडक्शन आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने, देखिए जो डिविडेंड इनकम आपने ऊपर दिखाया हुआ है उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस है, जैसे कि इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर वगैरह, तो उसको भी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे तो ये आपको बताता भी है, अवेलेबल ओनली इफ इनकम ऑफर्ड इन 1A, जो कि डिविडेंड इनकम है। उसके बाद नीचे देखिए ये सब ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना। हमारे केस में कुछ ऐसा डिडक्शन है नहीं, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद अब नीचे यहाँ पर एक और स्पेशल टैक्स रेट वाला इनकम आ गया है, इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज। तो यहाँ पर भी मान लीजिए कि आप मेंटेन कर रहे हैं रेस हॉर्सेज या ओन कर रहे हैं, तो वो सब आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये रेयर ही किसी की केसेस में होता है, तो इस पर भी स्पेशल टैक्स रेट लगता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा फ़ायदे मिल जाते हैं। जैसे कि देखिए गेम शो में आपको बिल्कुल फ़ायदा ही नहीं मिलता, वहाँ पर टैक्स बहुत ही ज़्यादा लग जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको कुछ कुछ छूट मिल जाता है, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन भी आप फीड कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, पॉइंट नंबर 10 है। यहाँ पर देखिए आपको पीरियड वाइज अपने इनकम का डिटेल इंटर करना है। डिविडेंड इनकम हो या कोई जो अदर सोर्स वाला लॉटरी इनकम है, क्विज शो से इनकम है,
या तो गेम शो से इनकम है। तो जो भी इनकम आपको मिला हुआ है जिस पीरियड में, वो आप यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो भी अमाउंट आप इंटर करते हैं वो मैच भी होना चाहिए शेड्यूल BFLY में। फिलहाल अमाउंट हम इंटर कर देते हैं। मान लेते हैं कि जो हमें लॉटरी इनकम से 1 लाख रुपया मिला हुआ है वो इस पीरियड में मिला हुआ है। मैं ऐसे ही डेमो बना रहा हूँ इसलिए कहीं पर भी डाल दे रहा हूँ, लेकिन आपको जिस पीरियड में मिला हुआ है वहां पर इंटर करिएगा। ध्यान दीजिएगा ये डिविडेंड इनकम वाला जो है वो एरर काफ़ी लोगों को आ रहा है, तो वो कैसे सॉल्व होगा उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर अमाउंट हमने इंटर कर दिया। अब डिविडेंड इनकम 1500 रुपया हमें आया, कौन कौन से पीरियड में आया है वो हमें यहाँ पर इंटर करना है। इस तरीके से हमने इंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एरर दिखाई दे रहा है, ये बोल रहा है कि डिविडेंड इनकम जो है वो मैच होना चाहिए। ऊपर आपने जो अमाउंट इंटर किया हुआ है 1500 का, ये देखिए डिविडेंड उससे मैच होना चाहिए। तो टेक्निकली देखा जाए तो हमने यहाँ पर 500 500 500 भरा हुआ तो 1500 हो जाता है, लेकिन फिर भी ये इस तरीके से एरर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से देखिए ये जो रेड दिखाई दे रहा था वो गायब हो गया। 500 500 500 मैच हो गया है, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं। फिर भी आखिरी में शायद एरर दिखाई देता, मैं उसके बारे में आगे बात करूंगा। फिलहाल तो अभी हम इसको कंफर्म पर क्लिक करके सेव कर देते हैं, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी हमारा यहाँ पर सबमिट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे एग्जेम्प्ट इनकम में, शेड्यूल एग्जेम्प्ट इनकम में एग्रीकल्चर इनकम भी हम जल्दी से भर देते हैं। अब इस तरीके से देखिए शेड्यूल EI आ गया है यहाँ पर, एग्जेम्प्ट इनकम वाला शेड्यूल। इंटरेस्ट इनकम जो कि एग्जेम्प्ट है यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं। पहले डिविडेंड भी आता था लेकिन अब नहीं आता क्योंकि डिविडेंड अब टैक्सेबल हो गया। एग्रीकल्चर इनकम यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऐड डिटेल पर क्लिक करिए और यहाँ पर ग्रॉस एग्रीकल्चर रिसिप्ट यहाँ पर इंटर करिए, एक्सपेंडिचर यहाँ पर, और फिर यहाँ पर जो लॉस हुआ है पिछले सालों का वो अगर कुछ है तो यहाँ पर इंटर कर दीजिए। बस यही सब आपको करना है। जल्दी से अमाउंट इंटर कर देते हैं। 6 लाख ग्रॉस रिसिप्ट, 1.5 लाख रुपये एक्सपेंडिचर है, तो ये 450 आ गया है नेट एग्रीकल्चर इनकम। ऐड पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम आ गया है। दूसरा कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर उसको आप मेंशन कर सकते हैं। बहुत सारे इनकम होते हैं जो कि टैक्सेबल नहीं होते, जैसे कि आपको LIC से कोई लमसम अमाउंट मिल गया है मैच्योरिटी के टाइम पर। उसके अलावा PF आपने विड्रॉ किया हुआ है जो कि एग्जेम्प्ट है, ठीक है। कंडीशन है उसके कुछ, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं और एग्जेम्प्ट है तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। स्कॉलरशिप मिला हुआ है जो कि एग्जेम्प्ट है। बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं, तो कुछ एप्लीकेबल है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स एज पर DTAA, तो ये सब हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम हमने इंटर कर दिया। अब कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब शेड्यूल एग्जेम्प्ट इनकम के बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे अभी भी शेड्यूल बचे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शेड्यूल कैपिटल गेन से स्टार्ट करते हैं, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है कि आप क्या क्या दिखाने वाले हैं कैपिटल गेन में, ठीक है। लैंड बिल्डिंग, इक्विटी शेयर, मतलब यहाँ पर शॉर्ट टर्म से रिलेटेड जो कि सेक्शन 111A में आता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि 112A में आता है, इक्विटी शेयर से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। तो ये वाला तीनों हम सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि इसको ही हम डेमो में दिखाने वाले हैं, ठीक है। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इस तरीके से स्क्रीन आ जाता है। दोस्तों ध्यान देना, ये जो कैपिटल गेन का शेड्यूल है इसमें बहुत सारे बग्स अभी भी हैं, तो ये वाला पोर्शन आप ध्यान से भरिएगा। और भरने के बाद जब आप फाइल करने जाएं तो इसको आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर अभी भी बहुत सारे एरर हैं लैंड बिल्डिंग में स्पेशली। बाकी सब तो ठीक से चल रहे हैं, ये लैंड बिल्डिंग वाला जो है वो ठीक से नहीं चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए लैंड बिल्डिंग में जाएंगे, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हम ऐड डिटेल्स पर क्लिक करते हैं, एक लाइन ऊपर दिया गया, इसको आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी 2001 से पहले खरीदा हुआ है और उसको अब आप बेच रहे हैं या बेच दिया हुआ है तो उसका कैलकुलेशन बिल्कुल थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर डेट ऑफ परचेस सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है और डेट ऑफ सेल आपको सेलेक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा कैपिटल गेन तभी होता है जब आप सेल कर रहे हैं, परचेस करने पर कैपिटल गेन नहीं होता। काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं कि हमने ये परचेस कर लिया, शेयर परचेस कर लिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट कर दिया हुआ है, तो क्या हमें कैपिटल गेन भरना पड़ेगा? नहीं, जब तक आप चीज़ों को सेल नहीं करते परचेस करने के बाद तब तक कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं करना है आपको, ठीक है। फिलहाल डेट ऑफ परचेस हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मान लेते हैं 1 जनवरी 2010 को है और सेल हम कर रहे हैं 31 मार्च 2021 को, ठीक है। और कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमें बता देता है कि कितने महीने हुए हैं। 2 साल से ज़्यादा का पीरियड हो जाता है, मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदा और 2 साल के बाद आप सेल करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है। और 2 साल के पहले ही अगर सेल कर देते हैं
तब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनता है। तो लॉन्ग टर्म वाला सबसे पहले हम कवर करने की कोशिश करते हैं। ऐड पर क्लिक करेंगे और देखिए जैसे हमने ऐड पर क्लिक किया, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन का यहाँ पर बॉक्स दिखाई दे रहा है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टैम्प वैल्यूएशन का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे एक आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको ये समझाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन सबसे पहले हम इंटर कर लेते हैं। हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन है 40 लाख रुपया, तो ये हम मेंशन कर देते हैं। ये सेल प्राइस है, कितने में हमने सेल किया हुआ है अपना प्रॉपर्टी। अब नीचे देखिए वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी। अब स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी भी एक प्राइस निकालता है जिसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगता है, तो वो प्राइस क्या है यहाँ पर हमें मेंशन करना होता है। अगर आप यहाँ पर 40 लाख या 38 लाख या 35 लाख इंटर कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 40 लाख के हिसाब से ही आपका कैलकुलेशन होगा। लेकिन अगर स्टैम्प वैल्यूएशन बोल देता है कि देखिए इन्होंने प्रॉपर्टी कम प्राइस में बेचा हुआ है, एक्चुअल में प्रॉपर्टी की प्राइस ज़्यादा है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ 45 लाख, तब देखिए यहाँ पर 45 लाख के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। अब आप सोचेंगे कि क्या इसमें कोई रिलीफ है, तो यस रिलीफ है। मान लेते हैं कि यहाँ पर 40 लाख में हमने बेचा है और स्टैम्प वैल्यूएशन बोल रहा है कि नहीं प्रॉपर्टी जो है वो 44 लाख की है, तो अब देखिए 40 लाख के हिसाब से हो रहा है, जबकि प्रॉपर्टी की वैल्यू 4 लाख ज़्यादा है, तो 10% का वेरिएशन है। 40 लाख का 10% मतलब 4 लाख, तो 4 लाख ज़्यादा अगर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी बता देता है तो भी चल जाता है, आप अपने सेलिंग प्राइस पर ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 10% से ज़्यादा स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी प्राइस बताता है तब आपको स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी का जो प्राइस होगा वही लेना पड़ेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी कम बता देता है, बहुत ही ज़्यादा कम, मान लीजिए कि वो बोल रहा है कि नहीं सिर्फ 24 है, तब तो आपका जो सेल प्राइस है उसके ऊपर ही कैलकुलेशन होगा। ये देखिए 40 लाख है तो 40 लाख के ऊपर ही कैलकुलेशन होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म दोनों में ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है ठीक से, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 40 लाख के ऊपर कैलकुलेशन होने वाला है। अब डिडक्शन हमें यहाँ पर दिखाना है सेक्शन 48 का। डिडक्शन में क्या आता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने में आपने प्रॉपर्टी परचेस किया था, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब आप यहाँ पर इंटर करेंगे एक्चुअल, तो इंडेक्स्ड कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। इस बार से ये नया सिस्टम दिया गया है, पिछले बार में हमें कैलकुलेट करना पड़ता था, लेकिन ये इंडेक्स्ड कॉस्ट में ही ज़्यादा इशू आ रहा है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट तो हो जाता है लेकिन सेव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान देते जाइएगा। जैसे मैं यहाँ पर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंटर करता हूँ, जैसे कि हमारे केस में देखते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि परचेस प्राइस है, 2010 में हमने 16 लाख में प्रॉपर्टी खरीदा था, तो 16 लाख हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। 16 लाख जैसे हम इंटर करते हैं, देखिए यहाँ पर अब ये जो सिस्टम है वो मान लेता है कि हमने 32 लाख में खरीदा था, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। पैसा जो है डबल हो गया, तो हमें 16 लाख का और यहाँ पर डिडक्शन मिल जाता है। हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो कम हो जाता है। नीचे देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अब 7 लाख का ही दिखाई दे रहा है। अगर हम नॉर्मल इंडेक्सेशन कंसीडर नहीं करते तो 40 में से 16 माइनस होता तो लगभग 24 लाख कैपिटल गेन होता, तो ज़्यादा टैक्स हमें देना पड़ता। लेकिन इंडेक्सेशन की वजह से जो है हमारा वैल्यू बढ़ गया है, जो परचेस प्राइस का था वो भी बढ़ गया, क्योंकि इन्फ्लेशन हुआ है तब से, तो हमारा जो प्राइस था, पैसे की वैल्यू थी वो भी तो बढ़ी होगी। तो इसीलिए उस समय का जो वैल्यू था उसमें इन्फ्लेशन को भी ऐड किया गया है, तो आज की तारीख में वो 32 लाख माना जाता, और हमारा जो टैक्स जो कैपिटल गेन है वो 7,45,946 दिखा रहा है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब इसके ऊपर टैक्स लगे उससे पहले दूसरे भी कुछ, अगर जैसे कि कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है उसको आप ऐड कर सकते हैं। देखिए पोर्टल ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन अगर आपको है तो इसको आपको ऐड करना है, थोड़ा सा वेट करके ही ऐड करिएगा, लेकिन ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए कोई अगर एक्सपेंसेस हुआ है ट्रांसफ़र करते समय, जैसे कि हमारे केस में हम मान लेते हैं 50,000 का एक्सपेंसेस हुआ है, तो वो भी आप दिखा सकते हैं। बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि लॉयर की फीस वगैरह आप देते हैं, दस्तावेज बनाने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो सब आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो जो आपका कैपिटल गेन है और कम हो जाएगा। तो अब 695,946 जो है वो कैपिटल गेन है। नीचे आएंगे कोई डिडक्शन आप क्लेम करना चाहते हैं, सेक्शन 54, 54B, 54EC, 54F, 54G, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। ऐड अनदर पर क्लिक करिए, सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो। काफ़ी लोग प्रॉपर्टी बेचते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, काफ़ी लोग कैपिटल अकाउंट ओपन कर लेते हैं टैक्स बचाने के लिए, तो वो सब आपने अगर किया हुआ तो आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर अमाउंट दिखा दीजिएगा। हमारे केस में है नहीं तो इसको हम जाने देते हैं, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाई दे रहा है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर बायर का डिटेल हमें इंटर करना पड़ेगा। बायर का डिटेल इंटर करने से पहले हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म भी आपको बता देते हैं, क्योंकि बायर का डिटेल हर केस में इंटर करना पड़ता है, तो हमें डबल काम पड़ जाएगा। फिलहाल हम रीसेट कर देते हैं इसको, ठीक है। और अब हम शॉर्ट टर्म वाला भी जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब है 2 साल के पहले ही आपने प्रॉपर्टी बेच दिया,
शॉर्ट टर्म का मतलब है प्रॉपर्टी आपने खरीदा था और 2 साल के अंदर ही बेच दिया हुआ है, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म आ जाता है। मान लेते हैं दिसंबर में हमने प्रॉपर्टी खरीदा था 2019 में और 31 मार्च 2021 को हमने बेच दिया। कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए 15 महीने हुए हैं, 24 महीने से कम है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोल रहा है। इसको कैसे भरना वो भी दिखा देते हैं। ऐड पर क्लिक करेंगे, ये तो बाहर ही आ गया। तो ये इशू है लैंड और बिल्डिंग में, मैंने देखा बहुत सारे बग्स हैं। ऐड डिटेल पर फिर से क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ परचेस फिर से इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया है। ऐड पर क्लिक करेंगे, तो ऐड पर जैसे हम क्लिक करते हैं, आप देखिए बहुत सारे बॉक्सेस यहाँ पर ओपन हो गए हैं। जल्दी जल्दी भर लेते हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो आप समझ गए होंगे, सेल प्राइस जिस पर आपने सेल किया हुआ है अपनी प्रॉपर्टी को, वो है यहाँ पर आप इंटर कर दीजिए। हम वैसे ही टाइम पास के लिए यहाँ पर अमाउंट इंटर कर देते हैं। उसके बाद जो मैंने बताया स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी जो होता है वो भी प्रॉपर्टी का वैल्यू निकालता है, जिसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगता है। मान लेते हैं 9.5 लाख है, 10 लाख के ऊपर ही हमें जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 10% का वेरिएशन अलाउड है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है जब हम लॉन्ग टर्म का देख रहे थे डेमो, तो ठीक है। अब डिडक्शन यहाँ पर हम इंटर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इंडेक्सेशन का बेनिफिट अब हमें नहीं मिलता है शॉर्ट टर्म में, ठीक है। जितने पे आपने खरीदा है, जितने पर बेचा है, वही कंसीडर किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 8 लाख था, 8 लाख में हमने प्रॉपर्टी खरीदा था, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मान लेते हैं कि नहीं है, एक्सपेंडिचर मान लेते हैं 5,000 है। तो इस तरीके से यहाँ पर बैलेंस दिखाई दे रहा है 195, मतलब 1,95,000 आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाई दे रहा है। कोई डिडक्शन है सेक्शन 54B का, तो वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। हमारे केस में नहीं है, तो इसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। 195 यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया है। अब यहाँ पर बायर का डिटेल भरना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, ये आपको भरना ही पड़ेगा। जल्दी से हम इसको भर लेते हैं। आधार और पैन देखिए कंपलसरी नहीं है, अगर आप डालना चाहे तो डाल दीजिए, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। अमाउंट जितने में आपने बेचा हुआ है वही आपको यहाँ पर इंटर करना है, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म। और एड्रेस इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए ऐड हो गया है यहाँ पर, ठीक है। और आपका डिटेल जो है 195 यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाई दे रहा है। ये ऐड का बटन नीचे एक और है, इस पर क्लिक कर देना है, तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है प्रॉपर्टी पर वो ऐड हो जाएगा और यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। ये देखिए यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 195 अब दिखाई दे रहा है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बग्स बहुत सारे हैं पोर्टल पर, मैंने 195 अभी ही यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऐड किया। आप देख सकते हैं नीचे दिखाई भी दे रहा है, लेकिन ऊपर यहाँ पर देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अब दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपको एडिट करना हो तो वो ऑप्शन ही देखिए आपको यहाँ पर लाइन ही नहीं दिखाई दे रहा। तो ये इस तरीके के बग्स चल रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर डेमो ऑलरेडी बना लिया हुआ है, तो हम मान के चलते कि यहाँ पर लाइन है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, पोर्टल अभी ठीक से चल नहीं रहा है। तो लैंड प्रॉपर्टी का बिल्डिंग का जो भी था वो हमने कवर कर लिया हुआ है। अब हम कवर करेंगे इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच STT इज पेड अंडर सेक्शन 111A। तो सेक्शन 111A को हम कवर करेंगे। अगर हम शेयर परचेस करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और 12 महीने कंप्लीट होने से पहले ही हम उसको बेच देते हैं या रिडीम कर देते हैं, तब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। और 12 महीने कंप्लीट होने के बाद अगर हम उसको सेल करते हैं या रिडीम करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे तो ऐड डिटेल का एक ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमें देखिए सेक्शन 111A वाला ऑप्शन चूज कर लेना है और उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस ओपन हो गए। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इंटर करना, जो भी स्टॉक आपने परचेस किया होगा, जितने भी सेल किया हुआ है, सेलिंग प्राइस पूरा यहाँ पर आपको इंटर कर देना। पर शेयर का नहीं इंटर करना होता, टोटल लमसम अमाउंट आपको इंटर करना होता है। दोस्तों ध्यान देना है, अगर आपने डिफरेंट स्टॉक परचेस किया हुआ है डिफरेंट डेट पर, तो सबका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको ऐड कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको लमसम अमाउंट इंटर करना है। पहले से ये सब आपको कैलकुलेट करके रखना है। जैसे कि हमारे केस में हमने कैलकुलेट किया हुआ है 5 लाख दिखाई दे रहा है, तो ऐसा नहीं एक स्टॉक का है, ठीक है। अलग अलग स्टॉक हमने अलग अलग डेट पर जो भी सेल किया हुआ है, तो उसका यहाँ पर लमसम अमाउंट आ गया है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया है, एक्सपेंसेस आ गया है और कैपिटल गेन या लॉस जो भी है वो हमें दिखाई देता है। तो ठीक है, जल्दी जल्दी हम यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। ये अमाउंट हमने इंटर कर दिया। ये सब देखिए आपका जो ब्रोकर होता है उसके पास से आपको स्टेटमेंट मिल जाता है, जो भी आपका अकाउंट होगा वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 44AD अब हमें दिखाना है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, एक्सपेंडिचर होल्डली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, तो ये सब आप डिडक्शन में दिखा सकते हैं। तो कितने में आपने खरीदा हुआ था, इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलता, तो जितने में खरीदा हुआ था, हमारे केस में हमने 6 लाख का खरीदा हुआ था, ठीक है। अलग अलग डेट पर अलग अलग स्टॉक, तो वो दिखा दिया। अब जो एक्सपेंडिचर हुआ है ट्रांसफ़र के समय, बहुत सारे एक्सपेंसेस लग जाते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं, वो भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। मान लेते हैं हमारे केस में 10,000 है, 10,000 नहीं, इसको 1,000 कर देते हैं।
10,000 कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, ठीक है। तो 1,000 हम यहाँ पर एक्सपेंसेस दिखा देते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल लॉस हमको हो जा रहा है 1,01,000 रुपए का। अब हमारे केस में लॉस है, हो सकता है आपके केस में इनकम हो, ठीक है। तो जो भी होगा आप नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अभी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हम और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, अभी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ। ये नॉर्मल स्टॉक का केस हमने यहाँ पर ले लिया हुआ है, जो हम परचेस करते हैं और सेल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अब हमें दिखाई दे रहा है। हमने नोटिस किया कि ये जो दूसरे शेड्यूल हैं उसमें कोई इशू नहीं हो रहा, लेकिन ये लैंड और बिल्डिंग वाले में बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है अभी भी। तो आपको भी अगर हो रहा है तो इसको आप ग्रेवियंस में ज़रूर सबमिट करिएगा कि इस शेड्यूल में इशू हो रहा है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया। अब इक्विटी शेयर इन कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो शेयर से रिलेटेड होता है, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड होता है, उसमें हम जाते हैं। यहाँ पर एक्चुअल में भरना नहीं है, लेकिन क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A का डिटेल आपको शेड्यूल 112A में भरना है। तो यहाँ पर आप कुछ भर नहीं सकते, लेकिन डिडक्शन आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। अगर कुछ डिडक्शन है तो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। हमारे केस में है नहीं तो हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, कैंसिल कर देते हैं इसको। हमने बैक कर लिया हुआ। देखिए यहाँ पर अभी बहुत सारे डिटेल हैं जो हमें भरने हैं, लेकिन फिलहाल हम 112A वाला शेड्यूल भर दे, उसके बाद फिर से इस पेज पर हम आएंगे। अभी हम इसको कंफर्म पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल गेन जो है कंफर्म दिखा रहा है, लेकिन ये पूरा भरा नहीं है, हम इसको भर देंगे। अभी शेड्यूल 112A में जाते हैं फिलहाल। अब शेड्यूल 112A में जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए डाउनलोड CSV टेम्पलेट। अगर आपके पास बहुत सारी एंट्रीज हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, CSV एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद डायरेक्टली आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं। हमारे केस में हम डेमो दिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ही मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से पेज आ जाता है। अब यहाँ पर शेयर यूनिट एक्वायर्ड का ऑप्शन आता है। ड्रॉप डाउन में दो ऑप्शन मिलते हैं, 31 जनवरी 2018 के पहले आपने स्टॉक परचेस किया था या तो बाद में किया था। अगर पहले किया हुआ है तो आपको ज़्यादा डिटेल यहाँ पर भरने पड़ते हैं, अच्छी तरीके से भरना पड़ता है। अब यहाँ पर ISIN कोड आपको इंटर करना पड़ता है, डेमो के लिए दिखा रहे हैं, ठीक है। एकदम एक्यूरेट नहीं है ये, लेकिन आपका जो होगा आपके स्टेटमेंट पर होगा। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स या तो यूनिट आपको मेंशन करना है। मान लेते हैं कि 1000 शेयर हमारे पास था। उसके बाद यहाँ पर सेल प्राइस आपको पर यूनिट इंटर करना है। 150 रुपये में हमने बेच दिया। अब ध्यान देना, हम यहाँ पर ऐसे डेमो बना रहे हैं इसलिए कुछ भी डालना है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं डालना है। आपको सही डालना है जितने पे आपने सेल किया था, जिस प्राइस पर। अब उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें यहाँ पर इंटर करना है, ये लमसम अमाउंट होगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमें डालना होता है कि 31 जनवरी 2018 को हमारे शेयर का जो हमारा ये हम दिखा रहे हैं उसका प्राइस क्या था पर शेयर। मान लेते कि उस टाइम पर 120 रुपया था। अगर ज़्यादा है, अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से ज़्यादा यहाँ पर आपको मिल रहा है चांस, मान लेते हैं 120 रुपया है, तो देखिए 120 रुपया और 1000 शेयर का तो 1,20,000 हो जाता है। तो फेयर मार्केट वैल्यू जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से अगर ज़्यादा हो रहा है तब तो इसको दिखा दीजिए, आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर में कुछ खर्चा हुआ तो वो भी आप दिखा दीजिए, मान लेते हैं 1000 रुपया है, ठीक है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑटोमेटिकली आ गया। ऐड पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही ऐड पर क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पर डिटेल्स आ गया है सारा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,20,000 यहाँ पर ले रहा है। कॉस्ट ऑफ नॉर्मल जो हमने लिया था 1 लाख में, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू जो था 1/2/2018 को 1,20,000 था, तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी 1,20,000 ही माना जाएगा। ये देखिए 1,20,000, तो हमें फ़ायदा हो गया ना, 20,000 रुपया और हमारा कैपिटल गेन में से बच गया है। तो 29,000 ही कैपिटल गेन हो रहा है। तो ये फ़ायदा हो गया। और ये फ़ायदा किसके लिए? जिन्होंने शेयर खरीदा हुआ है 31 जनवरी 2018 से पहले और पिछले साल में बेचा हुआ है, तो उनके लिए है, ठीक है। अब दूसरा वाला भी कवर कर लेते हैं। ऐड अनादर पर क्लिक करेंगे। मान लेते हैं कि हमने अब यहाँ पर शेयर या यूनिट हमने एक्वायर्ड किया हुआ है 31 जनवरी 2018 के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर आप ISIN कोड इंटर करना नहीं है, जो शेयर यूनिट नाम वगैरह कुछ इंटर करना नहीं, नंबर ऑफ शेयर भी हमें नहीं इंटर करना है, सेल प्राइस भी कुछ नहीं इंटर करना है। आप सीधा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालो, एक्सपेंसेस डालो और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कितने में खरीदा था? 4 लाख में। और कितने में बेचा गया है? 5 लाख में, ठीक है, इस तरीके से। और जो एक्सपेंसेस हुए मान लेते हैं 1000 रुपये एक्सपेंसेस हो गया। ध्यान दीजिए जो एक्सपेंडिचर हम इंटर करते हैं ऐसे ही फेक डाल रहे हैं, अदरवाइज आप बोलेंगे इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो परसेंटेज होता है उनका सबका अलग अलग, ठीक है। अगर आपने बाद में शेयर परचेस किया हुआ है 31 जनवरी 2018 के बाद, तो डिटेल यहाँ पर ज़्यादा इंटर नहीं करना पड़ता, लमसम अमाउंट आपको इंटर करना है। ध्यान दीजिएगा ये जो लमसम अमाउंट होता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, ये एक स्टॉक का नहीं होता है। हो सकता है आपने अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग स्टॉक परचेस किए और पिछले साल में भी आपने अलग अलग महीनों में बेचा हुआ है उसको,
तो सबका आपको लमसम अमाउंट निकालना होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए ऐड के बटन पर जैसे हमने क्लिक किया ये भी एंट्री हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पर 99,000 का यहाँ पर कैपिटल गेन हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए हमारे केस में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो SIP वगैरह करते हैं उससे रिलेटेड भी हमने एक बनाया हुआ है शीट। इस तरीके से हर महीने 20-20 हज़ार रुपये हम डाल रहे हैं, SIP कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी म्यूचुअल फंड में या कहीं पर भी आप स्टॉक में कर रहे हैं तो इस तरीके से हमें स्टेटमेंट मिल जाता है या हमने खुद से बना लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इतने इतने यूनिट हमें मिल रहे हैं, इतने इतने पैसे देने पर अलग अलग महीने में, ठीक है। तो ये हमने बना लिया हुआ है। अब देखिए आखिर में अगर आपने पिछले साल में अपना जो म्यूचुअल फंड है उसको रिडीम कर लिया हुआ है, हाँ 2 साल आपने भरा रिडीम कर लिया, तो उसके बाद जो भी आपका वैल्यू आया है रिडेम्पशन, इसमें से आपको अपना कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा या कैपिटल लॉस हुआ तो वो निकालना पड़ेगा। अब देखिए 4,80,000 हमने पे किया हुआ है इतने महीनों में, ठीक है। और हमें 1250 यूनिट मिला, ये 1250 यूनिट हमने बेच दिया इस प्राइस पर, तो हमें 5,37,500 रुपये मिले। अब इसमें से गेन हुआ है हमें 57,500, जिसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5,100 है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 52,400 है। अब आप सोचेंगे कि हमने कैसे निकाला है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया शेयर मार्केट में क्या होता है कि आप शेयर परचेस करते हैं और 1 साल तक होल्ड करते हैं और उसके बाद बेचते हैं, तब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। और अगर आप शेयर परचेस करते हैं और 1 साल के अंदर ही बेच देते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। तो यहाँ पर जो भी देखिए जितने भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं मंथ वाइज सबका आपको कैलकुलेट करना होगा इंडिविजुअली। इंडिविजुअली का मतलब होता है आपको पता तो चली जाता है। देखिए आपने रिडीम्पशन किया हुआ है मार्च में, ठीक है, मार्च में रिडीम किया, तो मार्च से लेकर देखिए ऊपर का जो 1 साल का पीरियड है उसमें आपने जितना भी यूनिट परचेस किया होगा वो तो 1 साल के अंदर ही वाले हैं जिनको आपने आज बेच दिया हुआ है, और 1 साल के ऊपर वाले जितने भी यूनिट होंगे वो तो 1 साल के बाद वाले हैं। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए जून 2019 में जो आपने 40 यूनिट खरीदा था, ठीक है, इसको आपने बेचा कब, मार्च में, मतलब जून 2019 से मार्च 2021 का अगर आप ड्यूरेशन देखिए तो 1 साल से ज़्यादा का होता है, ठीक है। तो ये जो 40 यूनिट है इस पर जो आपको गेन होगा वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। और उसी तरीके से हम मान लेते हैं जून 2020 है, अब जून 2020 में 20,000 रुपये का आपने 55 यूनिट खरीदा, अब ये जो यूनिट है 55 इसको आपने बेच दिया हुआ है मार्च 2021 में, तो अगर ड्यूरेशन देखा जाए तो 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये 55 यूनिट पे जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो हमने इस तरीके से शीट बना लिया हुआ है, ठीक है। अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2020 के बीच में कितना यूनिट हमने खरीदा हुआ है और उस यूनिट के लिए हमने कितना पैसा खर्च किया। 570 यूनिट खरीदा, 2,40,000 रुपया खर्च किया हुआ है, और बाद में जब उस 570 यूनिट को हमने 430 रुपये पर बेचा, देखिए यहाँ पर 430 रुपये हमने 1250 यूनिट हमने बेचा 430 में, जिसमें से 570 यूनिट जो है वो लॉन्ग टर्म को बिलोंग करते हैं और 680 यूनिट शॉर्ट टर्म को बिलोंग करते हैं। तो 570 430 पर हमने बेचा तो ये रिडम्पशन वैल्यू आ गया है जो कि लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है। 2,40,000 में खरीदा, 2,45 में बेचा, तो यहाँ पर 5,100 रुपया लॉन्ग टर्म गेन हो रहा है। उसी तरीके से जो शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है यूनिट्स 680, तो इनको 430 में बेचा तो 2,92,400 रुपये हमें मिले हैं। तो 2,40,000 में हमने 680 यूनिट खरीदा हुआ था, तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 52,400 यहाँ पर आ गया। अब ध्यान देना, यहाँ पर हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डायरेक्टली लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्सपेंसेस को हमने इग्नोर कर दिया हुआ है। जबकि आपको ऑप्शन मिलता है जब आप फॉर्म भरते हैं ITR का, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब दिखाते हैं तो आपको एक्सपेंसेस का भी ऑप्शन मिलता है। तो आपका जो भी एक्सपेंसेस होगा आप भर दीजिएगा, हम इग्नोर कर दे रहे हैं क्योंकि लमसम अमाउंट ही हम लेके चलने वाले हैं ITR में। अब कैसे भरना है इस तरीके का अगर ट्रांजैक्शन आपने किया हुआ है, तो सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म से स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट टर्म में जाएंगे। ऐड अनदर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए यूनिट आपने परचेस किया हुआ है, मान लेते हैं कि 31 जनवरी 2018 के बाद ही। यहाँ पर INSN कोड और नेम ऑफ शेयर यूनिट आपको इंटर करने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डायरेक्ट डालना है, एक्सपेंडिचर और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है लॉन्ग टर्म से रिलेटेड, देखिए 2,45,100 ये इंटर कर देंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है जो कि लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है, 2,40,000। अब एक्सपेंसेज आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, हमने इग्नोर किया था तो यहाँ पर हम इग्नोर कर दे रहे हैं, यहाँ पर हम 0 इंटर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो म्यूचुअल फंड SIP का जो भी आपका ट्रांजैक्शन है लॉन्ग टर्म वाला आपने इंटर कर दिया हुआ है। सेक्शन 112A में ही इंटर करना है ध्यान से, ठीक है। ये देखिए ये आ गया है, ये देखिए ये हमारे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है,
जो रिडेम्पशन हमने किया था उस पर जो गेन हुआ है लॉन्ग टर्म में वो हमने इंटर कर दिया। अब लॉन्ग टर्म का सारा कंप्लीट हो गया है, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। तो मैं आपको शॉर्ट टर्म वाला भी बता देता हूँ कि इसको कैसे इंटर करना है। ठीक है, अब जाना फिर से आपको कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन में वैसे ही बहुत सारे काम अभी बचे हैं। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर ये सिलेक्टेड होना चाहिए इक्विटी शेयर। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आप दिखाना चाहते हैं शेयर से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो ये सिलेक्टेड होना चाहिए। कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो इशू था मैंने बताया, यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था, ठीक है, वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन नीचे वो अमाउंट कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बग्स है, इसको आपको इग्नोर कर देना है। अब हम जाएंगे इक्विटी शेयर वाले, देखिए शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन हम दिखाते हैं शेयर पर, उसमें जाएंगे सेकंड वाले रो में। और यहाँ पर अब हम देखिए एडिट पर क्लिक कर देंगे। ऑलरेडी हमने एक यहाँ पर अमाउंट मेंशन कर दिया हुआ था पहले ही, लॉस जिसमें हमने दिखाया हुआ था। अब SIP का कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है, उसको आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। इंटर करने का प्रोसेस सेम पहले जैसे हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इंटर किया हुआ था उसी तरीके से करना है। दोस्तों ध्यान देना है, अगर आपका डिफरेंट कैटेगरी है, जैसे आप इंडिविजुअल शेयर भी रखते हैं, उसके अलावा SIP भी करते हैं, और उन सब से आपको अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो उन सब का लमसम अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर करना है। मैं आपको जल्दी से एक एग्जांपल बता देता हूँ। अब मान लेते हैं कि आपने नॉर्मल भी अपना स्टॉक खरीदा बेचा हुआ है, उसके अलावा म्यूचुअल फंड का भी आपका ट्रांजैक्शन है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी आप परचेस वगैरह करते हैं तो टोटल अमाउंट आपको इंटर करना है। अब देखिए यहाँ पर हमने स्टॉक जो हमने इंडिविजुअल बेचा और ख़रीदा था वो हमने मेंशन किया हुआ है। अब नीचे यहाँ पर आप देखिए चाहें तो अपना जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है शॉर्ट टर्म का उसको मेंशन कर सकते हैं। देखिए जो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है 290 to 400 है, तो इसको आप दिखा दीजिए। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर डाल दीजिए 2,40,000। जो एक्सपेंसेस है उसको आप दिखा दीजिए, हमने तो इग्नोर किया हुआ है लेकिन आप दिखा सकते हैं। उसके बाद जो कैपिटल गेन हुआ है वो तो आपको पता ही है 50 to 400, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो जब अब आपको ITR में अगर दिखाना है तो इंडिविजुअल तो आप दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल जो आपने शेयर परचेस सेल किया हुआ है, म्यूचुअल फंड में किया हुआ है, सबका आपको लमसम अमाउंट वहां पर दिखाना होता है। तो इसको आपको टोटल कर लेना पड़ेगा। जो टोटल अमाउंट आएगा वो आपको यहां इंटर करना पड़ेगा। ये देखिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में टोटल अमाउंट आपको इंटर करना पड़ेगा 794,200। अलग अलग आप दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कितना है, यहाँ पर 6 और 240, तो 840 हो गया, तो वो यहाँ पर आपको इंटर करना पड़ेगा। उसी तरीके से एक्सपेंसेस जो है वो टोटल आप कर लीजिएगा और यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा। कैपिटल गेन जो है वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये तो आपको इंटर करना है नहीं। उसके बाद कोई डिडक्शन वगैरह है तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आएगा, ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप शॉर्ट टर्म का भी दिखा सकते हैं। म्यूचुअल फंड है तो उसको भी आप दिखा सकते हैं। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है, ज़्यादा यहाँ पर आपको कुछ दिमाग लगाना नहीं है। स्टेटमेंट वगैरह तो आपको ब्रोकर के पास से ही मिल जाता है। फिलहाल हम यहाँ पर इंटर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड करने की सोच रहे हैं, इसीलिए हम सेव पर क्लिक कर देंगे। तो हमने देखिए यहाँ पर नॉर्मल शेयर और म्यूचुअल फंड दोनों को कवर कर लिया हुआ है। कोई दूसरा भी डिटेल अगर आपको चाहिए तो फ्यूचर में एक वीडियो और बनाना ही है, तो आप नीचे कमेंट करिएगा, तो उन सब चीज़ों को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अब फिर से हम शेड्यूल कैपिटल गेन के पेज पर आ गए हैं। लैंड बिल्डिंग हमने देख लिया, शॉर्ट टर्म शेयर स्टॉक पर जो होता है वो भी देख लिया, कैलकुलेशन लॉन्ग टर्म शेयर स्टॉक पर जो होता है वो भी हमने देख लिया। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाई दे रहा है, एडजस्ट होकर ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी एडजस्ट होकर दिखाई दे रहा है। अब इनकम चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन 2,27,100 यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप कैपिटल गेन के अगेंस्ट अगर कोई डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, आप कर लीजिएगा। हम डेमो बना रहे हैं इसलिए इसको इग्नोर कर दे रहे हैं, आप कर सकते हैं। अब नीचे आएंगे और यहाँ पर सेट ऑफ करंट ईयर कैपिटल लॉसेज विथ करंट ईयर कैपिटल गेन। तो देखिए ये जो हेड के अंदर ही आपका जो एडजस्टमेंट होता है उसका डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देता है। देखिए जो कैपिटल गेन हुआ है, कैपिटल लॉस है, सब ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 195 कैपिटल गेन हुआ है, फिर 133 कैपिटल गेन हुआ है, तो इसका एडजस्टमेंट किससे हुआ है? जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 1,01,000 का, ये देखिए 195 का जो कैपिटल गेन हुआ था प्रॉपर्टी पर, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा बग्स की वजह से, तो वो एडजस्ट हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से। 1,01,000 का जो लॉस था उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब जाएंगे तो ये अमाउंट देखिए अब सिर्फ 94 ही बचा है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1,33,100 बचा हुआ है।
ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें स्क्रीन पर ऊपर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर डिटेल में आपको दिखाई दे जाता है। ऊपर देखिए, ये देखिए 94 शॉर्ट टर्म में है और लॉन्ग टर्म में 133 100 है, टोटल 227 100 आ जाता है। अब नीचे आएंगे एफ में, इंफॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन। ऐड डिटेल्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर आपको डिटेल पीरियड वाइज इंटर करना है। अब पीरियड वाइज क्या होता है कि शेयर आपने अलग अलग पीरियड में हो सकता है कि सेल किया होगा, तो उसको आप उस हिसाब से दिखा दीजिएगा। यहाँ पर जो भी अमाउंट आप दिखाते हैं वो मैच होना चाहिए आपने ऊपर जो अमाउंट दिखाया हुआ है, और ये मैच भी होना चाहिए शेड्यूल BFLA से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल BFLA में अगर मैच नहीं होगा तो आपको एरर दिखाई देगा आखिरी में। अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर मैच नहीं होगा तो इस तरीके से एरर आपको दिखाई देगा। फिलहाल शॉर्ट टर्म में आपका कितना इनकम है 94,000 और लॉन्ग टर्म में 133, तो ये अमाउंट आप टेम्पररी यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है। कहीं पर भी मैं डेमो बना रहा हूँ इसलिए एक में डाल रहा हूँ, लेकिन आपको अलग अलग बाइफरकेट करके डालना है, कौन से मंथ में आपने कितना शेयर सेल किया हुआ है, ठीक है, और उसमें कितना कैपिटल गेन हुआ वो आपको अलग अलग यहाँ पर इंटर करना है, ठीक है। हम ऐसे डेमो बना रहे हैं इसलिए यहाँ पर एक में ही डाल देते हैं। इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर ऐड कर दिया हुआ है, उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, शेड्यूल BFLA आपको जब भरेंगे तो उसके बाद फिर से इसको मॉडिफाई करना पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है, तो देखेंगे आगे चलकर, ठीक है, क्या होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का लॉस भी हम कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं इसीलिए, ठीक है। तो शेड्यूल हमने देखिए कैपिटल गेन 112A भी भर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर शेड्यूल CYLA है, BFLA है, CFL है, तो सब तो भरना नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली दिखाई देते हैं। शेड्यूल CFL हो सकता है हमें यहाँ पर भरना पड़े, उससे पहले हम शेड्यूल स्पेशल इनकम पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। यहाँ पर भरना नहीं है लेकिन इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इनकम जो है स्पेशल इनकम जिस पर स्पेशल रेट से टैक्स लगता है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर 1%, 15%, 10% देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर और यूनिट, तो ये हमें दिखाई दे रहा है। जो लॉटरी वाला था, क्विज शो वाला था, वो भी 30% से स्पेशल रेट है, तो वो भी दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से देखिए बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग ग्रुप हैं, स्पेशल रेट वाले ग्रुप हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वो दिखाई देते हैं। हमारे केस में 2 ही है, किसी किसी के केस में अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर हुआ है सेक्शन 111A के तहत ये वाला, तो यहाँ पर आपको अमाउंट दिखाई देगा। हमने तो लॉस दिखाया था ना, ठीक है, इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हो सकता है आपको यहाँ पर भी दिखाई दे। तो नीचे जाके क्या करना है, इसको कंफर्म कर देना है, ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम जाएंगे शेड्यूल CYLA में। अब शेड्यूल CYLA में करंट ईयर का लॉस जो है वो इनकम से सेटअप हो जाता है। देखिए हमारा जो लॉस था हाउस प्रॉपर्टी का 8450 था, जिसका बेनिफिट हमें सैलरी के अगेंस्ट मिल गया। सैलरी 662 300 था, इसमें से 8450 माइनस हो गया, तो 653 850 हमारा सैलरी अब बचा जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। उसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 94,000 ही था। अब आप सोचेंगे कि जो लॉस हुआ था कैपिटल गेन पर 1,01,000 का, वो कहाँ पर है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो शेड्यूल है यहाँ पर एक हेड दूसरे हेड के अगेंस्ट एडजस्ट होता है, लेकिन जो लॉस 1,01,000 का था वो हेड के अंदर वाला ही लॉस था, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर ही एडजस्ट हो गया और इसीलिए 94,000 ही हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया, जबकि 1,95,000 था। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,33,100 है। तो ये सब आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, और फिर आपको कंफर्म पर क्लिक करना। ये आगे चलकर और चेंज होगा तो मैं फिर से इस पेज पर आकर आपको बताऊंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का लॉस भी हम कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है, तो चेंजेस आगे चलकर होंगे। कंफर्म पर क्लिक कर देते हैं अभी फिलहाल। तो शेड्यूल CYLA भी हो गया है। अब हम जाएंगे शेड्यूल CFL में और उसके बाद BFLA हम भरेंगे। अब शेड्यूल CFL में जो प्रीवियस ईयर का लॉस था उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हम मान लेते हैं कि पिछले साल का लॉस था 2020-21 का, हमने यहाँ पर नोट डाउन करके रखा हुआ है 2020-21 का। ये सिलेक्ट कर लीजिए, ऊपर एडिट का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर देखिए आपको चूज कर लेना है डेट ऑफ फाइलिंग। हमने डेट ऑफ फाइलिंग इंटर कर दिया। अब यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हमें इंटर करना है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 15,000 था और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 30,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 40,000। तो 3 लॉसेस थे पिछले साल के जो कि हमने यहाँ अपने डेमो में बनाकर रखे हुए हैं, उसको हम अब यहाँ इस साल में भी ले लेते हैं। 3,000 नहीं 30,000 है, ठीक है। और उसके बाद देखिए इंटर करने के बाद ऐड पर क्लिक करना है। अब इसका बेनिफिट हमें मिल जाएगा इस साल में भी। जब हमने ऐड कर लिया, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए सब कुछ ये लॉसेस आ गए हैं। अब कंप्यूट सेटअप पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कंप्यूट सेटअप पर हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर देखिए शेड्यूल CFL कंफर्म हो गया है। अब हमें जाना है शेड्यूल BFLA में, ठीक है। प्रोवाइड योर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पर देखिए सैलरी जो है वो एडजस्ट हो गया है 653, 850, ठीक है। उसके बाद 94,000 जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था वो एडजस्ट हो गया है, जो पिछले साल का 30,000 का लॉस था उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 94 दिखाई दे रहा है करंट ईयर का इनकम रिमेनिंग आफ्टर सेट ऑफ। तो यहाँ पर आप सोचेंगे देखिए 94 में से 30,000 माइनस किया तो 64 होना चाहिए, लेकिन 94 दिखाई दे रहा है। चिंता की कोई बात नहीं, अभी नीचे एक ऑप्शन है कंप्यूट सेट ऑफ का, उस पर जब हम क्लिक करेंगे तब ये सब काम कर जाएंगे। 133,100 में से 40 माइनस होगा क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पिछले साल का हमने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। तो सीधा जाते हैं, सबसे पहले हम कंप्यूट सेट ऑफ पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए हम बाहर आ गए हैं, फिर से हम जाएंगे शेड्यूल CFLA में। अब देखिए यहाँ पर सैलरी जो है वो 653, 850 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 94,000, 30 माइनस हो गया तो 64,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बचा है। और यही 64,000 अब जो पीरियड वाइज देखिए डिटेल हमें इंटर करना था कैपिटल गेन वाले पोर्शन में, तो यही वाला 64,000 ही हमें इंटर करना है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर हमने 94 डाला था और यहाँ पर 64 है तो मैच नहीं होगा और आखिरी में एरर आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से करना है। लॉन्ग टर्म में हमने 133,100 डाला था वहाँ पर, तो यहाँ पर 93 दिखाई दे रहा है क्योंकि पिछले साल का जो लॉस था वो यहाँ पर एडजस्ट हो गया। तो 93,100 जो है इसको ही हमें अब डालना है, जो हमने पीरियड वाइज ब्रेकअप वहाँ पर इंटर किया हुआ है, तो यही हमें डालना है, ठीक है। नेट इनकम में देखिए यहाँ पर अमाउंट आ गया है 70,000 का हमें लॉस पिछले साल का, उसका बेनिफिट इस साल में मिल गया है। टोटल इनकम यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो कंप्यूट सेट ऑफ पर क्लिक कर दीजिए और बाहर हो जाइए। अब हमें फिर से जाना है शेड्यूल कैपिटल गेन में, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए लैंड बिल्डिंग में 195 आ रहा है, लेकिन ये प्रोसेस होने के बाद गायब हो जाता है अपने आप। ये देखिए गायब हो गया और डिटेल नहीं दिखा रहा है। एडिट आप कर ही नहीं सकते, अगर एडिट करना है आपको डिलीट भी नहीं कर सकते, तो ये बग्स है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए नीचे आएंगे फिर से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन। यहाँ पर देखिए हमने अमाउंट इंटर किया हुआ है 94,000 और 133,100, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा अब, क्योंकि 30,000 माइनस हो गया है तो ये BFL से मैच नहीं होगा। यहाँ पर लिखा गया देखिए कि BFL से मैच होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर तो 64 था, तो यहाँ पर भी आपको अब 64 के हिसाब से ही एडजस्ट करना है, ठीक है, तब आपको कोई इशू नहीं होगा। अब इसमें से 40 माइनस किया हमने तो 93,100 आया, तो ये भी हमने इंटर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद नीचे आएंगे सेव पर क्लिक कर देंगे। देखिए अब ये सेव हो गया है, जबकि ऊपर का अमाउंट डिफरेंट है और नीचे का अमाउंट हमारा डिफरेंट है, लेकिन सेव हो गया। क्यों? क्योंकि ये शेड्यूल BFLA से मैच हो गया, ठीक है। अब कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे फिर से। अब देखिए यहाँ पर अब ज़्यादा शेड्यूल बचे नहीं है, डिडक्शन से रिलेटेड ही बचे हुए हैं और टैक्स से रिलेटेड बचे हुए हैं। 2-3 तो यहाँ पर सिर्फ देखने के लिए हैं, वहाँ पर डिटेल ही आते हैं, वहाँ पर भरना कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले हम शेड्यूल 6A ही भर देते हैं, डिडक्शन ही अपना भर देते हैं सबसे पहले। शेड्यूल 6A इस तरीके से आपको दिखाई देता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने 1/4/2020 से लेकर 31 जुलाई 2020 के बीच में कोई भी पेमेंट किया हुआ था, डिपॉजिट किया हुआ था, इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, जिसको आपने ऑलरेडी पिछले साल में क्लेम कर लिया हुआ है, तो फिर से आपको क्लेम नहीं करना। अगर पिछले साल में क्लेम नहीं किया हुआ है तो इस साल आप क्लेम कर सकते हैं। पार्ट बी में जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ऐड अनदर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ऐड अनदर पर क्लिक करते हैं, यहाँ सेलेक्ट करिए। देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं, एक एक करके जो भी एप्लीकेबल है आप भर लीजिए। ATC हमारे लिए एप्लीकेबल है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और अमाउंट यहाँ पर इंटर कर देंगे। अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ATC का पोर्शन हमने यहाँ पर ऐड कर दिया हुआ है। दूसरा कोई भी डिडक्शन है, ऐड अनदर पर क्लिक करिए। यहाँ देखिए आप लिस्ट में देख लीजिए, जो भी आपके लिए एलिजिबल है वो आप यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे लिए फिलहाल अब कोई एलिजिबल नहीं। काफ़ी लोग NPS से रिलेटेड सवाल पूछते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये तो जो भी एप्लीकेबल है आप इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। हमारे केस में नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब और नीचे जाएंगे, पार्ट B से हटकर पार्ट C में जाएंगे। तो पार्ट C में देखिए ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने पार्ट C ऐड अनदर पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर 80 TTA से रिलेटेड हमें बेनिफिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अमाउंट हमने अदर सोर्स में ऑलरेडी दिखाया हुआ है। सेविंग बैंक से जो इंटरेस्ट होता है तो उसका हम क्लेम यहाँ पर ले लेंगे। 10,000 तक का क्लेम ले सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो सीनियर सिटीजन है तो आपका जो भी इंटरेस्ट इनकम होता है डिपॉजिट पर या सेविंग बैंक खाते से 50,000 तक का बेनिफिट आप ले सकते हैं। पहले अदर सोर्स में दिखाना होता है, फिर यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो उसका हमने क्लेम यहाँ पर ले लिया, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे दूसरे भी ऑप्शन है, अगर एप्लीकेबल हो तो आप भर लीजिएगा, नहीं एप्लीकेबल है तो नीचे सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डिडक्शन मिल गया है। अब हम कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। ध्यान देना है ATG और ATD अभी भी बचा है, लेकिन उसके लिए अलग शेड्यूल ही है। अब देखिए चैप्टर 6A वाला हमने कुछ भर दिया हुआ है। अब शेड्यूल ATD और ATG है। सबसे पहले शेड्यूल ATD में जाते हैं।
अब इस तरीके से पेज आ गया है। बहुत जल्दी से मैं आपको ये बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपने अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हुआ है या किसी सीनियर सिटीजन के लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर किया हुआ है तो आप यहाँ पर उसका क्लेम ले सकते हैं। अगर आप या आपकी फैमिली के लिए सेक्शन 80D एप्लीकेबल है और सीनियर सिटीजन है आप या आपकी फैमिली में कोई, अब आप या आपकी फैमिली का मतलब होता है आप, आपकी वाइफ और बच्चे, बस पेरेंट्स के लिए नीचे अलग से दिया गया तो पेरेंट्स को इसमें इंक्लूड नहीं करना है। तो अगर आपको क्लेम करना है और आप सीनियर सिटीजन है तो यस करिए, और क्लेम अगर आपको करना है सीनियर सिटीजन नहीं है तो नो करिए। अगर आपको क्लेम ही नहीं करना है तो नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ और फैमिली ये आप सेलेक्ट कर लीजिए। हमें क्लेम करना है तो हम नो पर सेलेक्ट कर लेंगे, हम सीनियर सिटीजन नहीं है। तो अमाउंट जो भी होगा 22,890 ये हम इंटर कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, अब यहाँ पेरेंट्स का दिया गया है। पेरेंट्स के लिए अगर आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर किया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा हुआ है तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। अगर आप क्लेम करना चाहते हैं और पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो यस करना है। अगर आप क्लेम करना चाहते हैं और पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है तो नो करना है। अगर आप क्लेम ही नहीं करना चाहते हैं तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स पर क्लिक करना है। अगर सीनियर सिटीजन है तो आपको मेडिकल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको देखिए यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है, तीसरी वाली लाइन में। काफ़ी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है जिनके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन होते हैं। तो हमारे केस में फिलहाल हम क्लेम ही नहीं करने वाले हैं तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स पर क्लिक करेंगे और नीचे ऐड का बटन है इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर रो ऐड हो गया है। अब कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो ये सेव भी हो जाएगा। अब देखिए ये शेड्यूल भी कंप्लीट हो गया। अब शेड्यूल 80G में जाएंगे। अब 80G में आ गए हैं, ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। हम मान लेते हैं हम पीएम केयर फंड में हमने डोनेशन दिया हुआ है तो वो डोनेशन को हम कैसे दिखा सकते हैं। पैन ऑफ डोनी हमें इंटर करना है, फिर एड्रेस, नेम ऑफ डोनी, ठीक है। उसके बाद अमाउंट हमने कैश में दिया हुआ या अदर मोड से दिया हुआ है वो हम इंटर करेंगे। मान लेते हैं हमने 1000 रुपया पीएम केयर फंड में दिया हुआ था तो 1000 रुपये हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, हमने ऑनलाइन पेमेंट किया हुआ था। अगर आपका भी पीएम केयर फंड का डोनेशन है तो जो पैन, नेम और एड्रेस में इंटर करने वाला हूँ वही आप भी इंटर कर दीजिएगा क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट से ही हमने लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है pmcares.gov.in, ठीक है। यहाँ से हमने डिटेल लिया और यहाँ पर भर दिया। आप स्टॉप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो पूरा डिटेल हमने यहाँ पर भर दिया हुआ है। ऐड पर क्लिक करेंगे। अब एक रो यहाँ पर ऐड हो गया है, ठीक है। अब नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे तो सेक्शन 80G भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे शेड्यूल लगभग हमारे भरे जा चुके हैं, कुछ ही बचे हुए हैं। पार्ट बी TTI में तो ऑटोमेटिकली डिटेल सिर्फ दिखाई देता है, कैलकुलेशन होता है। टैक्स पेड वाला हमें भरना है, बाकी तो सारे भरे जा चुके हैं। टैक्स पेड पर हम क्लिक कर देते हैं। अब टैक्स पेड में देखिए TDS 1 ऊपर है। अगर सैलरी से रिलेटेड TDS डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अगर आपका कोई दूसरा इनकम रहा हुआ है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट इनकम है, दूसरा कोई भी, तो उसका अगर TDS डिडक्ट हुआ तो आपको TDS 2 में दिखाई देगा। रेंट से रिलेटेड अगर TDS डिडक्ट हुआ, मान लीजिए आपको रेंट मिलता है और जो टेनेंट है उसने TDS डिडक्ट किया हुआ है तो आपको TDS 3 में दिखाई देगा। TCS अगर है तो आपको यहाँ दिखाई देगा। अगर आपने खुद से भी टैक्स भरा हुआ है तो एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो भी होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा नीचे, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर दिखाई नहीं भी देता है, 26AS में अपडेट हो गया, फॉर्म नंबर 16 में है क्योंकि नया पोर्टल है तो बहुत बार प्रीफिल्ड डेटा नहीं आ रहा है तो आप मैनुअली ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन मैच होना चाहिए 26AS और फॉर्म नंबर 16 से। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि कैसे आपको डिटेल भरना है। ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब 10 नंबर ऑफ एम्प्लॉयर जिसने आपका TDS डिडक्ट किया हुआ है उसका नाम और कितना सैलरी आपको दिखाया गया है 26AS में या फॉर्म 16 में और कितना TDS डिडक्ट किया गया वो आप जल्दी से इंटर कर दीजिए। तो इस तरीके से हमने डिटेल इंटर कर दिया है। डेमो है, ध्यान देना है, अदरवाइज यहाँ पर जो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी है वो आपके सैलरी वाले हेड से मैच हो जाना चाहिए और 26AS से भी मैच हो जाना चाहिए। ऐड पर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आपको रो दिखाई देगा। प्रीफिल डेटा में भी आपको रो दिखाई देता है। मान लेते हैं इंटरेस्ट या डिविडेंड वगैरह पर आपका अगर TDS है तो उसको कैसे भरना है, ठीक है, मैनुअली, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर TDS क्रेडिटेड रिलेटिंग टू सेल्फ है, ठीक है, सेल्फ सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अब 10 ऑफ डिडक्टर जिसने आपका TDS डिडक्ट किया हुआ है, उसके बाद नीचे देखिए अनक्लेम TDS अगर आप ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उसका डिटेल इंटर करना, ये हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है। TDS इस साल का जो हमारे हाथ में कटा हुआ है वो हम इंटर करेंगे, ठीक है। ऐसे डेमो के लिए अमाउंट इंटर कर देते हैं। कितना हम क्लेम करने वाले हैं अपने पास में, तो वो भी 15,000 कटा है तो 15,000 पूरा क्लेम करेंगे। उसके बाद ये TDS जो कटा हुआ है 15,000 कौन से इनकम पर कटा हुआ है तो वो भी हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं। सॉरी, इस वाले बॉक्स में आपको कुछ भी इंटर नहीं करना क्योंकि क्लेम्ड इन द हैंड ऑफ स्पाउस है, ठीक है। नीचे जाना है, यहाँ पर आपको इंटर करना है। वैसे ही मैं यहाँ पर डेमो डाल रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो फॉर्म भरा हुआ है उस हिसाब से नहीं डाल रहा हूँ।
लेकिन आपको अपने फॉर्म के हिसाब से डालना क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं अदर सोर्स, आप चाहें तो अलग अलग तरीके से भी अमाउंट इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ऐड पर क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको TDS 1 भी दिखाई दे रहा है और TDS 2 भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स है या एडवांस टैक्स है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड करके वो भी दिखा देता हूँ जल्दी से। जो भी डेट चूज करते हैं उसके हिसाब से ये पोर्टल जान जाता है कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स है या एडवांस टैक्स। तो यहाँ पर भी एक बग्स आप देख सकते हैं, आपको मंथ चूज करने का ऑप्शन दिखाई ही नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये सब बग्स हैं जो कि नए पोर्टल पर आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर फोर्स हो गए हैं कि एक डेट हम चूज करें जुलाई वाला, जून में हम जा नहीं सकते थे, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपका जो भी डेट होगा वही आपको सिलेक्ट करना है। आप ब्राउजर चेंज करके भी देख सकते हैं। इस तरीके के जो इश्यूज हैं वो ब्राउजर चेंज करने पर कभी कभी सॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरीके से BSR कोड, चालान नंबर आपको सही सही बिल्कुल इंटर करना है, डेट भी सही इंटर करना है, अमाउंट भी, क्योंकि कुछ भी अगर रॉन्ग हो जाता है तो आपके 26 AS से मैच नहीं होगा। और जो भी अमाउंट इंटर करते हैं 26 AS में दिखाई देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आपको ITR फाइल करना है, अदरवाइज आपको ITR फाइल नहीं करना है। कोई भी डिटेल आप यहाँ पर मेंशन करते हैं, TDS जो सैलरी से रिलेटेड है, TDS जो अदर सोर्स से रिलेटेड है, या आप कोई टैक्स पे करते हैं, तो सारे के सारे डिटेल 26 AS में भी दिखाई देने चाहिए। अब सारा डिटेल इंटर कर दिया, कंफर्म पर हम क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं लगभग सारे हमने इन्फॉर्मेशन फीड कर दी है। ITR 2 में पार्ट B TI में जाएंगे। अब यहाँ पर कंप्यूटेशन दिया गया है पूरा, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। जो जो डिटेल दिया गया सब चेक कर लीजिए और फिर कंफर्म पर आप क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद फिर नीचे जाएंगे पार्ट B TTI में, और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लीजिए। टैक्स का लायबिलिटी भी आप देख सकते हैं, 1,09,000 के आसपास आ रहा है। कितना टैक्स हमने पे किया हुआ है वो भी हमें दिखाई दे रहा है, 89,500। 23,000 और हमें भरना है इस कंप्यूटेशन के हिसाब से। मैंने बहुत सारे इनकम दिखा दिए थे, इसीलिए सबको ऐसे नहीं आएगा। अगर आपको एक्चुअल में लायबिलिटी है तो आप पे कर सकते हैं। यहाँ पर हम नो कर देंगे, ठीक है। इसको ध्यान से नो करना है और फिर आपको पे नाउ और पे लेटर का ऑप्शन आ जाता है। ये टैक्स लायबिलिटी बन रहा है इसीलिए हमें इस तरीके से पे नाउ और पे लेटर का ऑप्शन आता है। अगर आप पे लेटर करते हैं तो भी अब आगे चले जाएगा, फिर भी यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन दिखाई देता है। तो आपका अगर पेमेंट है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बार बार रिमाइंड जरूर कराते रहता है। तो यहाँ पर आप पे कर सकते हैं, अदरवाइज बिना पेमेंट के भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन सजेस्टेड नहीं होगा। कोई भी अमाउंट पेबल है तो उसको आप पे कर दीजिए और 1-2 दिन के बाद ही रिटर्न फाइल करिए, ताकि वो अपडेट भी हो जाए 26 AS में। या तो आप फाइल कर दीजिए और वेरीफाई बाद में करिए, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन नया पोर्टल जो है वहाँ पर वेरिफिकेशन का भी प्रॉब्लम है, तो आप पेमेंट पहले कर दीजिए और बाद में 2-3 दिन के बाद ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिएगा। अब यहाँ पर प्रीव्यू रिटर्न का ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक करना होता है। हमें काम करते ही जो अमाउंट पेबल दिखाई दे रहा है इसको रिफंड में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि वैसे भी डेमो है तो रिफंड थोड़ा अच्छा दिखता है। तो हमने टैक्स का अमाउंट थोड़ा चेंज कर दिया, अब रिफंड दिखाई दे रहा है 16,080 रुपये, ठीक है। नो पर आपको ध्यान से क्लिक कर देना है, कभी भी आप करिए। प्रीव्यू रिटर्न पर आप क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का पेज आ गया है। यहाँ पर आपको पूरा फॉर्म दिखाई देगा। लेफ्ट साइड में देखिए शेड्यूल दिए गए हैं, आप जिस शेड्यूल को भी चेक करना चाहते हैं उसको कर लीजिएगा। सारा डिटेल चेक करने के बाद आपको नीचे जाना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर प्लेस में आपका IP एड्रेस आ गया है, ठीक है। और इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और सेल्फ यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। आपका नाम फादर नेम आना चाहिए, सेल्फ यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, पैन नंबर यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद नीचे जाना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल फिर से दिखाई दे रहा है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जब क्लिक करेंगे तब हमें असलियत पता चलेगा। और जैसे हमने प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आप क्लिक किया, कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का पेज आ गया है। जो भी ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल हो, जिस तरीके से आप ई-वेरीफाई कर सकते हैं वो वाला आप सिलेक्ट कर लीजिए। अपना इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पर अब आप फाइल कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान देना, हम यहाँ पर वेरीफाई नहीं करने वाले, लेकिन आप जब भी वेरीफाई करिए एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे आप वेरिफिकेशन कर लेते हैं, आपका ITR सबमिट हो जाता है तो इस तरीके से स्क्रीन आता है। अब नीचे एक आपको बटन दिखाई देता है, डाउनलोड ITR 5। इस बटन पर क्लिक करके आपको तुरंत अपना ITR 5 डाउनलोड करके रख लेना है। ध्यान दीजिएगा, आप ऐसा मत सोचिएगा कि बाद में जाकर हम डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी पोर्टल पर आपका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड नहीं होता है और ईमेल भी किसी किसी केसेस में नहीं आ रहा। तो आप तुरंत के तुरंत अभी ITR 5 का कॉपी डाउनलोड कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स पोर्टल अभी भी ठीक से चल नहीं रहा है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है। आपके डिटेल्स जो है वो सही तरीके से सबमिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वो आपको चेक कर लेना है। अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो रिटर्न है वो गलत चले जाएगा और आपका एक्नॉलेजमेंट पर डिटेल भी रॉन्ग आ जाएगा। तो जो भी इश्यूज आएंगे, भले ही पोर्टल की वजह से इश्यूज आएंगे,
वो आपको ही फेस करना है। आपको ही रिटर्न रिवाइज करना पड़ेगा, फिर से इंफॉर्मेशन फीड करना पड़ेगा, सारे जो स्ट्रगल है आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान देना है। पोर्टल जब स्टेबल हो जाए तभी आप ITR 2 सबमिट करिएगा, मैं तो यही राय आपको दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, धन्यवाद।